नमस्ते हमारे प्यारे भाई। और अगर आपने वीडियो ओपन की है तो इसका मतलब आप रेलवे की तैयारी करने के लिए बहुत सीरियस हैं। बाकी तो सब भीड़ है मेरे भाई, जिनका जन्म केवल फॉर्म भरने के लिए हुआ है। लेकिन आप अच्छे बच्चे हैं क्योंकि आप ना अपडेटेड हैं। जो भी रेलवे का पेपर हो रहा है आप उसके साथ साथ बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का एग्जाम हुआ है तो उसमें 1260 सवाल टोटल गणित के पूछे गए। मैं 1260 में से छांट के बेस्ट 100 नहीं कहूंगा, बेस्ट 110 सवाल मैं आपको करा रहा हूं। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 अपने चैनल पे करवा चुके हैं। आप चैनल पे जाइएगा मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे। ये मेरे भाई पार्ट 1 है जिसमें मैंने कंप्लीट अर्थमेटिक के बेस्ट क्वेश्चंस कराए हैं। अच्छे अच्छे सवाल है मेरे भाई, ठीक है। बहुत मजा आएगा आपको करने में। यहां से अभी आने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी में 100% सवाल जो है रिपीट होंगे। बहुत सारे बच्चे नाराज हैं कि सर आपने पीडीएफ नहीं डाली है, तो इन कंप्लीट 100 सवालों की एक सिंगल पीडीएफ बनवा के दोनों पार्ट 1 की भी और पार्ट 2 की भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे भाई। यहां पे देखिए वीडियो का लिंक भी बड़ा हुआ है पार्ट 1 का। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल के जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका मैथ्स हो गया, आपका मेरे प्यार में रीजनिंग हो गया, आपका जीए हो गया, सभी की मेरे भाई चैप्टर वाइज पीडीएफ हमने हार्ड टू इजी ऑर्डर में डलवा दी है। हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, ठीक है मेरे भाई। अब जैसे किसी को मेरे दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने तो हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है। टॉपिक वाइज हार्ड टू इजी पीडीएफ डलवा दी है, टॉपिक वाइज मेरे भाई। यानी कि जब आप इसमें सवाल देखेंगे, सपोज आप डायरेक्शन वाले सवाल देख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हार्ड सवाल होगा, फिर धीरे धीरे उसको लेवल कम करते जा रहे हैं। यानी कि टॉपिक वाइज भी और हार्ड टू इजी ऑर्डर में भी, है ना। ऑलरेडी 2-2 लाख बच्चे इन पीडीएफ को डाउनलोड कर चुके हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो आप भी डाउनलोड कर लीजिए और थोड़ा ना अपडेटेड रहा करो। दुनिया बहुत आगे चल रही है। जब तक आप जो करंट में पेपर चले उसके कंटेंट को साथ के साथ नहीं कंज्यूम करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे। एनटीपीसी का पेपर अगले महीने होने वाला है, उससे अगले महीने हो जाएगा मेरे भाई। तो रेलवे ने अभी ये पेपर कराए तो ये सारे सवाल आपको लगाने चाहिए। इनके बिना लगाए आप कैसे उम्मीद करते हो कि हम एनटीपीसी अपना ग्रुप डी का पेपर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और हम तो आपको करवा ही रहे हैं भाई। एज ए टीचर हम जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं। आप बताओ इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है। आपको पीडीएफ डलवानी है, हमने पीडीएफ डलवा दी हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज। हमने सारी शिफ्ट की पीडीएफ डलवा दी। हमने बेस्ट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए। एग्जाम नजदीक आएगा तो हम आपको मॉक टेस्ट करा देंगे। अब बताइए क्या करें। आप एप्लीकेशन पे जाओ टेस्ट रैंकिंग पे, टेस्ट रैंकिंग में मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में, तो रेलवे में आप कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी, चाहे आपको ग्रुप डी का पेपर देना है, पिछले जो है प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री डले हुए हैं। 2018 और 2022 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था, 10-10 पेपर है, सब फ्री डले हुए हैं मेरे भाई। नए मॉक टेस्ट भी हम आपको केवल 99 में दे रहे हैं। बताइए, जहां टेस्ट सीरीज के लिए बच्चा 700-800 रुपए पे करता है और उससे बढ़िया अच्छे क्वालिटी वाले सवालों की टेस्ट सीरीज हम आपको केवल 99 में दे रहे हैं, जितनी भी है एप्लीकेशन पे, ठीक है दोस्त। तो एज ए टीचर हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन 100% है। तुम्हारी तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए मेरे भाई। तब हम दोनों अगर मिलेंगे, हमारी मेहनत अगर जो है सही तरीके से काम करेगी, तो ही तो आपको सफलता मिलेगी। तो हम पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें मेनली हम मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम के सवाल करेंगे, ठीक है जी। शुरू करते हैं। तो मैं बताने वाला हूं नंबर सिस्टम के 24 सवाल करेंगे, जिसमें एलसीएम एचसीएफ भी होगा। पार्टनरशिप के 2 बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, मिक्सचर एलिगेशन के 4 और मेंसुरेशन के 9 टॉप क्लास क्वेश्चन हम करेंगे मेरे भाई, ठीक है जी। अर्थमेटिक के क्लास नोट्स अपडेट होकर अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। तो अगर कोई बच्चा खुद के नोट्स नहीं बना पाया है या किसी मेरे दोस्तों ऐसी जगह से पढ़ लिया है जहां से ऊपर से पढ़ा दिया गया, डिटेल में नहीं बताया गया, उसके बहुत सारे डाउट है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं बनते, जैसे हम तो अपने बैच में कहते हैं भाई साहब हमने जो पढ़ा दिया, जो चैप्टर प्रीवियस ईयर लगाओ 100% बना लोगे तुम। लेकिन अगर आपसे नहीं बन रहे तो इसका मतलब आपको बीच में बहुत सारे टाइप, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके छूट गए हैं। तो उसके लिए अर्थमेटिक के क्लास नोट्स अवेलेबल है। अगर आप बैच नहीं ले सकते तो आप एक क्लास नोट्स को जो है मेरे भाई ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगे। ये अपडेटेड है 2025 एडिशन। अब शुरू करते हैं मेरे भाई। नंबर सिस्टम के हम यहां से सवाल करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। 2 संख्याओं का गुणनफल 5292 है, उनका एचसीएफ 21 है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। द नंबर ऑफ सच पेयर, कितने पेयर संभव है। देखो मेरे भाई, अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ 21 है तो संख्याएं जो होंगी 21 से कटने वाली होंगी, यानी कि संख्याएं होंगी 21x
और 21y, ये संख्याएं होंगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर दो संख्याओं का HCF 21 है, यानी कि संख्या 21 से कटेंगी, 21x और 21y होंगी। जहां x और y को प्राइम होंगे, सहभाज्य, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा मेरे भाई। क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। संख्याओं का गुणनफल 5292 दिया है। अगर मैं संख्याओं का गुणा करूंगा, इनकी गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 21 गुणा 21 441 XY आएगा। 21 गुणा 21 441 होता है XY बराबर, संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है? 5292 दिया है मेरे भाई। अब बताओ कितनी बार चला जाएगा ये? 441 एकम 441 पर कितना बच जाएगा? 8, और मेरे प्यार 882 बच गया, 2 बार चला जाएगा। तो x गुणा y 12 आ गया। यानी कि x और y ऐसे दो कोप्राइम नंबर होने चाहिए जिनकी गुणा करके 12 आए, कुछ भी कॉमन ना रहे। ऐसी कौन सी संख्या है मेरे प्यारे भाई? देखिए, 1 गुणा 12 12 होता है, 2 छिक्का 12 होता है, 3 चौक 12 होता है। ठीक है मेरे भाई? अब आप उल्टा करोगे, 4 तिया 12 6 दूनी 12, तो सेम ही रहेगा भाई। संख्याएं चाप ऐसे लिख लो, संख्याएं चाप ऐसे लिखो, 50 या 80 या 80 50 एक ही बात होती है ना। ये 3 पेयर बनेंगे, लेकिन यहां पे 2 और 6 आपस में कोप्राइम नहीं है, क्योंकि 2 और 6 में 2 कॉमन है। यानी कि ये दोनों आपस में कोप्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी संख्याओं के 2 पेयर बनेंगे। सी ऑप्शन 2 आंसर है। बढ़िया सवाल है मेरे भाई, कांस्टेबल के पेपर में आया है, आगे चलेंगे। और यही इन वीडियोस का पर्पस है भाई। बच्चा जो है खुद से तो रिसर्च नहीं कर सकता ना, ये काम है अच्छे टीचर का। ठीक है? काश, मुझे बड़ा दुख होता है कि काश कोई रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का भी टीचर होता है, जो हर एग्जाम के अपडेटेड सवाल आपको साथ साथ कराता रहता है, जो भी हो रहे हैं रेलवे के, SSC के, तो कितनी हेल्प हो जाती। हम बस गणित में मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं क्यों लोगों में मेहनत करने की भावना नहीं है। बेवजह की वीडियो बनाएंगे 50, पढ़ाई की वीडियो नहीं बनाएंगे। आंसर की आते ही हम तुरंत ही एक दिन के अंदर में रात भर जाग के आपके लिए वीडियो दे देते हैं, क्योंकि अगले दिन हमारी लाइव क्लास होती है। रात भर जाग के हम वीडियो आपको दे देते हैं, तो मेहनत लगती है उसमें। मेहनत नहीं करना, बकर बकर भौंकने का काम ज्यादा है। 71 करेंगे। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर पी क्यू एग्जिस्ट सच दैट HCF ऑफ पी एंड क्यू 37 एंड द सम ऑफ पी एंड क्यू 1961। बहुत बढ़िया बोला है। 2 पॉजिटिव नंबर है पी और क्यू, उनके कितने ऐसे पेयर मौजूद हैं कि पी क्यू का HCF 37 हो और पी क्यू का योगफल 1961 है। सवाल में यही पूछा गया है कि भाई 2 पॉजिटिव नंबर हैं पी क्यू, कितने पेयर संभव हैं कि उनका HCF 37 हो और जोड़ के 1961 आए। देखो, अगर 2 संख्याओं का HCF 37 है, तो संख्याएं जो होंगी मेरे भाई वो 37 से कटने वाले होंगी। 37x और 37y, यही बात है। आप बोलोगे हाँ सर। ध्यान ही रखना कि x और y जो होगा वो आपस में कोप्राइम होगा, सहभाज्य होगा। क्या बात क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। संख्याओं का योगफल 1961 दिया। अगर मैं संख्याओं को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 37x प्लस 37y, तो 37 कॉमन ले लेते हैं, ये संख्याओं का सम आएगा बराबर 1961। बताओ कितनी बार जाएगा? 37 पंजे 185, बच गया 11, 37 थी 111, तो x प्लस वाई 53 आ गया। काफी बड़ा नंबर आ गया भाई ये। यानी कि x और y ऐसे 2 कोप्राइम नंबर हैं, कोप्राइम नंबर समझते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 हो, जिनको जोड़ के 53 आए। तो भाई जितनी x और y की वैल्यू आएंगी, जितनी x और y के पेयर होंगे, उतनी ही p और q के पेयर होंगे मेरे भाई। तो देखो, x प्लस वाई 53 है, 53 एक ऑड नंबर है, तो मैं x का मान 1, y का मान 52 ले सकता हूं। भाई 1 और 52 में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। 2 और 51, 2 51 53 हो गया, 3 50 53 हो गया, 4 49 53 हो गया। यार ऐसे तो सारे ही आपके कोप्राइम आते जाएंगे। 5 48 हो जाएगा, 6 47 हो जाएगा, सब कोप्राइम आते जाएंगे भाई ये तो, क्योंकि इनमें कि x प्लस वाई जोड़ के ऑड आ रहा है। अगर मैं x और y की वैल्यू लूंगा तो एक, मेरे प्यारे भाई, एक इवन आएगा, एक ऑड आएगा, और कुछ भी कॉमन तो दिख नहीं रहा इसमें। तो लास्ट पेयर कौन सा बनेगा भाई? 53 के आसपास है 52, 26 और 27। लास्ट पेयर बनेगा 26 और 27। ये अगर इसके आगे देखूंगा 26 27 53 होता है, फिर आगे देखूंगा तो 27 26 हो जाएगा। यानी कि
रिपीट होना शुरू हो जाएगा, रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, तो यही पेयर बनेंगे। इसके आगे तो सेम यही कहानी रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो ये पेयर ने सारे के सारे को प्राइम है, ये सारे के सारे को प्राइम है। काउंट करके बताओ ये कितने हैं, काउंट करके बताओ मेरे प्यारे भाई ये कितने पेयर हैं। तो आप देखोगे ये गिनती तो चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 और आखिर में कहां तक जा रहे हैं, 26 तक जा रहे हैं। यानी कि 26 इसका आंसर आना चाहिए। बी ऑप्शन दिख रहा है। बढ़िया सवाल भाई, अच्छा सवाल है यार, मजा आया करके। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 72। 4 घंटी 5:30 बजे एक साथ बजती हैं। 4 घंटी 5:30 बजे एक साथ टक 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 टक। उसके बाद हर 15 20 25 और 30 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। 5:30 बजे सहित 5:30 AM सहित 8:15 बजे तक ये घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी, कितनी बार। बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, हमने 4 घंटियों को सेट किया, 4 घंटियों को सेट किए। 4 घंटियां 5:30 बजे एक साथ बजती हैं, टक 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 टक। उसके बाद हर 15 20 25 30 सेकंड के गैप पे बजती हैं। तो वो टाइम कौन सा होगा जहां चारों घंटियां बजेंगी? वो टाइम होगा इनका एलसीएम। बताओ एलसीएम क्या आएगा मेरे भाई। देखो 15 20 30 का तो एलसीएम मुझे आता है 60। 60 25 से नहीं कट रहा, तो 5 से गुणा करेंगे 300 सेकंड। 300 सेकंड आएगा। 300 सेकंड होता है बेटा 5 मिनट। यानी कि चारों घंटियां हर 5 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। ये चारों घंटियां हर 5 मिनट में एक साथ बजेंगी, हर 5 मिनट में। तो सवाल यही तो पूछा है कि 5:30 बजे से लेकर कितने बजे तक, 5:30 बजे से लेकर 8:15 बजे तक, 8:15 AM तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 5:30 से 8:15 तक कितना टाइम होता है भाई? 5:30 से 6 आधा घंटा, फिर 8 बजे तक 2 घंटा, 2.5 घंटा हो गया। 2.5 घंटा यानी कि 150 मिनट। 150 मिनट और 15 165 मिनट हो गया जी ये। अरे कितना टाइम हो गया? 165 मिनट ही तो हो गया। 5:30 से 8:30 3 घंटा होता है, 180 मिनट। 180 मिनट से 15 मिनट कम कर दो, 165 मिनट। अगर घंटियां हर 5 मिनट में एक साथ बज रही हैं तो 165 मिनट में कितनी बार, अगर घंटियां हर 5 मिनट में एक साथ बज रही हैं तो 165 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे? डिवाइड करो। 165 को 5 से डिवाइड करेंगे, 33 बार एक साथ बजेंगे। 33 बार, 33 और 34 भी है। 33 आंसर नहीं है भाई सवाल का, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने ना 33 बार एक साथ बजेंगी भाई, हर 5 मिनट बजेंगी। 5 मिनट में, फिर 10 मिनट में, फिर 15 मिनट में, फिर 20 मिनट में, है ना, फिर 25 मिनट में, ऐसे ऐसे करके 33 बार। लेकिन ये सवाल जब ढंग से पढ़ेंगे, 4 घंटे 5:30 बजे पर एक साथ बजती है। यानी कि जब चारों घंटियों को सेट किया गया है तो 5:30 बजे बजा के सेट किया गया है मेरे भाई। यानी कि 5:30 बजे का जो टाइम है, सहित लिखा है ना, 5:30 बजे का स्टार्टिंग का टाइम आपने काउंट नहीं किया, तो ये स्टार्टिंग का एक बार जो बजे ये भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये अल्टीमेटली 34 बार बज जाएंगी। अब आया समझ में? क्लियर है? जब सवाल में ये बोला जाता ना चारों घंटियों को एक साथ बजा के सेट किया गया है, तो हम स्टार्टिंग का टाइम भी लेंगे, और नहीं बोला गया तो नहीं लेंगे। आ जाओ, मजा आ रहा है सवाल करने में। 73। 2 प्राइम नंबर हैं के और पी, जहां के बड़ा है पी से, उनका एलसीएम 667 है। पूछा है 3p प्लस के। 2 प्राइम नंबर हैं, उनका एलसीएम 667 है। देखो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है उनका प्रोडक्ट होता है। प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है उनका प्रोडक्ट होता है। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि भाई 5 और 11 दोनों ही प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम क्या होगा? 5 गुणा 11 55 होगा। तो हमें बस ये पता लगाना है कि 667 किन 2 प्राइम नंबर की गुणा करके आएगा, किन 2 प्राइम नंबर की गुणा करके आएगा, कैसे पता लगाएंगे? इसका भी एक टेक्नोलॉजी वाला तरीका है। 667 के नजदीक देखो कौन से नंबर का स्क्वायर है? 625, जो कि 25 का वर्ग है। नहीं, 6 प्राइम नंबर देखो, 667 से छोटा प्राइम नंबर है 23 का वर्ग। क्या ये नंबर 23 से कटता है? 23 दूनी 46 और 20 बचा, 23 निम्मा 200। अरे एक बार में ही सेट हो गया मेरे भाई। तो कभी भी ना ऐसा आए कि भाई किस प्राइम नंबर से कट रहा है, 667 से छोटा कौन से प्राइम नंबर का स्क्वायर है? 23 का स्क्वायर। 23 से करके देखो, 23 से नहीं कट रहा, फिर 19 से चेक करते, फिर 17 से चेक करते, 2-3 बार चेक करते, पता लग जाता। ये 23 से कट रहा है।
कितनी बार कट रहा है? 23 दूनी 40, 20 बच गया, 23 निम्मा 207, पहाड़ा याद होना चाहिए। 23 गुणा 29 है, दोनों प्राइम है। के बड़ा है पी से, यानी कि के का मान 29 है और पी का मान 23 है। ये आया 3p प्लस के पूछा है, तो पी की जगह 23 रखेंगे, 23 × 69, के की जगह 29 रखेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 80 और 18, 98 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। द HCF ऑफ, इनका HCF बताओ। आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में सवाल आया है, बताइए जी कौन करेगा। HCF आप समझते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे। बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि इनका बच्चा, ऐसा बच्चा जो इन दोनों को भाग दे दे। और जब हम HCF निकालते हैं तो हम मिनिमम पावर लेते हैं। मिनिमम पावर आप देखो, जैसे यहां x की पावर 1.5 है, यहां x की पावर 2.5, x पे ध्यान दो, ये x की पावर 1.5 है या x की पावर 2.5 है, तो x की मिनिमम पावर कौन सी है? 1.5, 1.5, 1.5। अब y देखो मेरे भाई, यहां y की पावर 2.5 है, 3.5 है, तो मिनिमम पावर कौन सी है? 2.5 और 3.5 में 2.5 इंटू y की पावर 2.5, ये आएगा मेरे भाई, ये HCF होगा इनका। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। पता कौन सा ऑप्शन है? अगर यहां पे आधा आधा निकाल लेंगे तो x बचेगा और y स्क्वायर बचेगा, x बचेगा y स्क्वायर बचेगा। पहला ऑप्शन ही ठीक दिख रहा है, पहला ऑप्शन ही ठीक दिख रहा है। आप बोलोगे सर कैसे? देखो, जैसे आपके सामने x की पावर 1.5 लिखा हुआ है, 1.5 का मतलब है x की पावर 1 गुणा x की पावर 0.5, 0.5 का मतलब होता है x की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, अंडर रूट। तो x की पावर 1.5 का मतलब x गुणा x की पावर 1/2 रूट x, y की पावर 2.5 का मतलब y का स्क्वायर गुणा y की पावर 0.5, 0.5 का मतलब अंडर रूट y। तो एक्स वाई स्क्वायर और रूट एक्स और रूट वाई इनकी आपस में गुणा कर देंगे, रूट एक्स रूट वाई। पहला ऑप्शन ठीक दिख रहा है। मजा आ रहा? अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे मेरे भाई। आगे चलिए, बहुत बढ़िया सवाल। फिर से सिग्नल वाला आ गया। एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक रेड लाइट फ्लैशिश 2 टाइम्स पर मिनट, यानी कि एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक रेड लाइट है, हर मिनट में 2 बार चमकती है, और एक ग्रीन लाइट है जो 5 मिनट में 6 बार चमकती है। अगर दोनों लाइट एक ही समय पर चमकना शुरू करती हैं, इफ बोथ द लाइट स्टार्ट फ्लैशिंग एट द सेम टाइम, हाउ मेनी टाइम्स डू दे फ्लैश टुगेदर इन ईच आवर? तो हर घंटे मेरे प्यारे भाई, हर घंटे में वे एक साथ कितने बार चमकती हैं? हर घंटे में कितने बार एक साथ चमकती हैं? देखो बच्चों, अगर यहां पे 2 लाइट, एक रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है। रेड लाइट हर मिनट में 2 बार चमकती है, तो एक हर मिनट का मतलब 60 सेकंड। अगर 60 सेकंड में 2 बार चमक रही है तो एक बार चमकती है 30 सेकंड में। रेड लाइट हर 30 सेकंड में चमकती है, 30 सेकंड बाद रेड लाइट रेड होती है। ग्रीन लाइट 5 मिनट में 6 बार चमकते, 5 मिनट होता है 300 सेकंड, 5 गुणा 60, यानी कि रेड लाइट जो है मेरे प्यारे भाई हर 300 सेकंड में 6 बार चमकती है, तो एक बार चमकने में लगता है 50 सेकंड। ग्रीन लाइट हर 50 सेकंड में चमकती है, तो भाई वो टाइम क्या होगा? 30 और 50 का एलसीएम, यानी कि 150 सेकंड। यानी कि दोनों लाइट हर 150 सेकंड के बाद एक साथ चमकेगी। 150 सेकंड होता है 150/7, 2.5 मिनट। तो दोनों लाइट जो है हर 2.5 मिनट में एक साथ चमकती हैं, हर 2.5 मिनट में। ठीक है ना? फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं भाई, कि एक बार चमकने में आधा मिनट लेती है, ये 6 बार 5 मिनट में चमकती है, तो एक बार चमकती है 5/6 मिनट में। इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम आएगा ऊपर का 5 और नीचे का एचसीएफ 2, 5/2 मिनट, 2.5 मिनट। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दोनों से कोई से भी कर सकते हो। हर 2.5 मिनट में मेरे भाई एक साथ चमकती हैं। बोला है एक ही समय पर चमकना शुरू करती हैं, यानी कि स्टार्टिंग में दोनों चमकी, तो हर घंटे में एक साथ कितनी बार चमकेगी? हर घंटे में, तो 1 घंटा होता है 60 मिनट। अगर मेरे भाई ये हर 2.5 मिनट में चमकती हैं, तो 60 मिनट में कितनी बार चमकेंगी? तो 60/2.5 आ जाएगा भाई 24 बार, 24 बार चमकेंगी। ठीक है, 24 ही आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों के मन में डाउट आ सकता है कि सर आपने स्टार्टिंग का क्यों नहीं ऐड किया? वो स्टार्टिंग में मेरे भाई एक बार चमकती हैं, एक साथ चमकना शुरू करते, स्टार्टिंग का एक भी तो ऐड करेंगे। बोला है हर घंटे में एक साथ कितनी बार चमकती हैं। देखो, स्टार्टिंग में एक बार चमकी, फिर मेरे भाई
एंड में भी एक बार चमकी होंगी, लेकिन जब ये एंड होगा, घंटा जब ये एंड होगा तो नया घंटा शुरू हो जाएगा। घंटा जो है ये आखिर वाला काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो आखिर की सेकंड आएगी यहां से नेक्स्ट आवर शुरू हो गया। तो भाई अगर मैं स्टार्टिंग का ऐड करता हूं तो मुझे लास्ट का हटाना भी है, इसलिए इसका आंसर 24 ही आएगा। ठीक है, तो दिमाग लगाने वाली चीज है मेरे भाई। ओके, 24 बार चमकेंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 76, ये बताओ द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताइए। 2023 की पावर 2024 प्लस 2023 की पावर 2023 प्लस 2024 बटे 2023 की पावर 2023 प्लस 1। बहुत बढ़िया सवाल। देखो दो रास्ते समझ में आ रहे हैं, दो रास्ते समझ में आ रहे हैं, मैं आपको दोनों ही बता दूंगा। एक तो दिख रहा है यहां पर मुझे यूनिट डिजिट है ना, क्योंकि यूनिट डिजिट जब मैंने ऑप्शन देखे हर एक का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो केवल यूनिट डिजिट निकाल लो। भाई 3 का आप नियम जानते हैं, 3971, ये यूनिट डिजिट का चक्कर है 3 में। जैसे यहां 3 है मेरे प्यारे भी, पावर को 4 से भाग करेंगे पूरा डिवाइड होगा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3971 आएगा। ठीक है भाई, यहां देखो 3 है, पावर को 4 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, तो 3 तिया 9 27 7 आएगा। इसका यूनिट डिजिट 4 है, यानी ऊपर ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 7 और 1 8 4 12 2 है। नीचे क्या है, नीचे पावर को 4 से भाग करेंगे 3 बचेगा, 3 तिया 27 7 और 1 8। नीचे एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 8 है, 8 है मेरे भाई। अब अगर 8 से 2 पे जाना है तो या तो 8 चौक 32 जाएगा पहाड़ा, या 8 नाम 72। 8 चौक 32 4 दिख रहा है, ये आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 2024। और मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका भी है। जिन बच्चों को यूनिट डिजिट आता वो यूनिट डिजिट से करेंगे, जिनको यूनिट डिजिट ही निकालना नहीं आता भाई वो बेसिक भी जानेंगे। देखो ये 2023 की पावर 2023 है, 2023 की पावर 2023 है, 2023 की पावर 2024 है। अब ये क्या मतलब है, 2023 की पावर 2023 की पावर 2024 को ऐसे लिख सकते हैं, 2023 की पावर 2023 गुणा 2023। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्योंकि 2023 की पावर 2024 है, 2024 को लिख सकते हैं 2023 प्लस 1। अब गुणा में पावर जुड़ जाते, मैंने इस बात को ऐसे लिख लिया 2023 की पावर 2023 गुणा 2023 की पावर 1। ठीक है बच्चों, प्लस 2023 की पावर 2023, पूरा डिटेल में लिख के बता रहे हैं, 2023 की पावर 2023 प्लस 2024। ठीक है भाई, और नीचे 2023 प्लस 1, नीचे 2023 की पावर 2023 प्लस 1। आप x मान के भी कर सकते हो कि 2023 की पावर 2023 को x मान लो। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, असली कहानी अब आपको पता चलेगी, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या हो गया बच्चे, यहां से अगर आप इनको देखोगे दोनों को, तो यहां से 2023 की पावर 2023 कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहां से देखूंगा तो एक कॉमन आ रहा है। चलो 2023 की पावर 2023 को अगर थोड़ी देर के लिए एक्स एक्स क्या माना, इतनी मेहनत करी दी है, 2023 की पावर 2023 की पावर 2023 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 2023 बचेगा, यहां से 1 बचेगा, 2024 गुणा 2024 और प्लस 2024। और नीचे क्या है, नीचे मेरे भाई यही रहेगा, 2023 की पावर 2023 प्लस 1, नीचे ये हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ठीक है ना, बोलो। तो देखिए ऊपर से अगर 2024 कॉमन लोगे, अगर ऊपर से 2024 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2023 प्लस 1 बचेगा। अगर ऊपर से 2024 कॉमन लोगे तो 2023 की पावर 2023 प्लस 1 बचेगा, ऊपर नीचे से कट जाएगा, 2024 आंसर आ गया। ये तरीका हो गया। एक्स मान के भी कर सकते हैं कि आप 2023 की पावर 2023 को एक्स मान लीजिए, उससे भी हो जाएगा। अगर इतना लंबा नहीं लिखना चाहते तो आप इस वैल्यू को एक्स मान लीजिए कि भाई ये एक्स है, समय बचेगा। भाई नीचे क्या है, एक्स प्लस 1, ये क्या है 2023 की पावर 2024, तो 2023 की पावर 2024 का मतलब 2023 की पावर 2023 गुणा 2023, ये एक्स गुणा 2023 है, प्लस
ये मैंने x माना है, प्लस 2024 ये आ गया मेरे भाई। ऊपर से 2024x प्लस 2024 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में x+1 और नीचे ये x+1, ये कट गया तो 2024 बच गया। ये तीसरा तरीका। तीन तीन तरीके बता दिए मेरे भाई। टाइम अच्छा सवाल पूछा है ना लोगों ने। सवाल नंबर 77, p बराबर ये है तो आपसे p/25 का मान पूछा है मेरे भाई। अब देखो ये सॉल्व नहीं करना, ये कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर बनेगा। देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 0.001 और 98 से एक होता है 99 का स्क्वायर, और ये भी देखो ये भी क्यूब बनना है, सही है। 0.001 है 0.1 का क्यूब, ये 98, 9801 जो है 99 का स्क्वायर है, तो 98.01 9.9 का स्क्वायर हो गया, 9.9 का स्क्वायर गुणा 9.9, 9.1 का क्यूब, तो ये बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर इंटू 9.9, बिल्कुल यही है भाई। देखो थोड़ा सा अलग कर दिया, 3a स्क्वायर b ये होगा। अब 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.1 गुणा 0.1, इस 9.9 की 0.1 में गुणा करके लिख दिया इन्होंने 0.99, बहुत बढ़िया, प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर ये होता है। अब 3 की 0.1 में गुणा 0.3 और 9.9 का स्क्वायर लिख दिया 9.01, बिल्कुल ठीक 98.01। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस 3b स्क्वायर, ये a प्लस b का होल क्यूब है, यानी कि 0.1 और 9.9 का होल क्यूब है, यानी कि आ गया मेरे भाई 10 का क्यूब 1000। तो p का मान 1000 आ गया। अब 1000/25 करूंगा, p/25 पूछा तो 40 आंसर है भाई। इस सवाल का आंसर है 40। अगला करेंगे, आइए नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ। बढ़िया भाई, ये सही लग रहा है। देखिए 15,625/49 की पावर -3/2। अगर ये माइनस को मैं हटाता हूं तो ये उल्टा हो जाएगा, 49/15,625। अगर मैं माइनस हटाता हूं, अब इसकी पावर हो जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब है पहले आप 1/2 अंडर रूट कर लो, फिर आप क्यूब कर लेना। ये भी तो लिख सकता हूं मैं 3/2 को, पहले आप 1/2 कर लो यानी कि अंडर रूट, फिर क्यूब कर लेना। अब 49 का अंडर रूट होता है 7, 15,625 का 15,625 का अंडर रूट होता है 125, 7/125 इसका क्यूब है, और गुणा 5/7 की पावर 5, 5/7 की पावर 5 डिवाइडेड बाई, अब ये है 4th रूट ऑफ 625 की पावर -3, 4th रूट ऑफ 625 की पावर -3 क्या आएगा मेरे भाई। देखो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 4th रूट ऑफ 625 की पावर -3, 625 होता है 5 की पावर 4। तो पहले आप 625 का 4th रूट कर लो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले आप 625 का 4th रूट कर लो, फिर पावर -3 कर लेना, कि 625 का 4th रूट होता है 5, 5 की पावर -3 आ गया जी 1/5 का क्यूब, यानी कि 1/5 का क्यूब आ गया। अब ये डिवाइड है, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो पलट जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो पलट जाएगा, 5³/1 ये आया मेरे भाई। ठीक है, क्लियर। अब यही तो सॉल्व करना है। देखो नीचे 125, 125 मतलब 5 का क्यूब, नीचे 125 है, इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब। तो मैं ना खोल लेता हूं, अब ये हो गया 7 का क्यूब, नीचे 5 के क्यूब का क्यूब, 5 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 5/7 की पावर 5 गुणा 5 का क्यूब। अब आप मुझे बताओ क्या होगा मेरे भाई। 5 और 3 8 हो गया, 5 की पावर 8 से 5 की पावर 9 काटेंगे तो 5 बचेगा नीचे, इंटू 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 से 7 की पावर 5 काटेंगे तो 7 की पावर 2 बचेगा नीचे, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 पंजे, 49 पंजे बच गया 245। तो ये आंसर है 245, 1/245। ठीक है, एक तरीका और है कि मैं चाहे इसको कितना भी काट लूं, कहीं से भी काट लूं, जो भी आएगा 5 और 7 से ही बनने वाली संख्या आएगी, जो भी आएगा। अगर मैं इतना ना करूं मेरे भाई, अगर मैं इतना ना करूं, मैं कितना भी काट लूं, है तो सब 5 और 7 के बच्चे और पापा ही,
तो जो भी आएगा नंबर वो 5 और 7 से ही मेरे भाई बनने वाली संख्या होगी, और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये नंबर क्या 7 से कटता है? नहीं। ये नंबर मेरे प्यार भी ना 5 से कटता ना 7 से कटता। ये नंबर 5 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है। ये नंबर 7 21, ये नंबर ना 5 से कट रहा ना 7 से। तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकते थे। बिना कुछ करे मैं सवाल बताता कि 5 7 से बनने वाला एक ही नंबर है, ये यही आंसर होगा, और पेपर में ऐसे ही करते। द HCF ऑफ दिस, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 18 -1, 2 की पावर 20 -1 का HCF 2 की पावर 2 -1 3 आ जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट है, अगर ऐसा सवाल आता है a की पावर m-1 और a की पावर n-1, ये नंबर आता है मेरे भाई, ठीक है जी, उनका HCF निकालना है। ठीक है, चलो देखो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 की पावर 18 -1, मैं यही बता रहा हूं, 2 की पावर 20 -1, दोनों ही नंबर ये पावर इवन है। अगर पावर इवन है, 18 का भी फैक्टर मेरे प्यारे भाई 2 है, 20 का भी 2 है, 18 20 का HCF 2 है, तो 2 की पावर 2 -1, 2 की पावर 2 -1 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, और 4 - 1 3, तो इनका HCF 3 आएगा। 3 संख्याओं का रेशियो 5 7 9 है, एलसीएम 2835 है। बड़ी संख्या और पहली दो संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। देखिए मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, इनका HCF H है। अगर HCF H है तो संख्याएं जो होंगी ना वो 5H 7H और 9H होंगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर संख्याओं का HCF H है तो संख्याएं जो होंगी नंबर्स वो 5H 7H और 9H होंगे, और संख्याओं का जो एलसीएम होगा मेरे भाई, एलसीएम वो होगा इनका एलसीएम लेना है, तो इनकी मल्टीप्लाई, कुछ कॉमन तो है नहीं, 963 और 5 315H आएगा एलसीएम, जबकि एलसीएम है कितना 2835 है। बताओ कितने गुना? 9 बार जाएगा भाई, 27 और 135। HCF यहां से 9 आ गया। अब HCF 9 आ गया, जो भी पूछेगा 9 से कटने वाला तो आएगा, 9 से कटने वाला एक ही नंबर है, क्योंकि सवाल में पूछा क्या? बड़ी संख्या यानी कि 9H, और पहली दो संख्याओं के अंतर, पहली दो संख्याओं का अंतर है 2H, इनका योग पूछा है तो 11H, और 11H का मतलब 11 गुणा 9 यानी कि 99 आंसर आएगा, 99, ये आंसर है, बात खत्म। कैलकुलेट द एलसीएम, इनका एलसीएम आपको बताना है। बताओ जी क्या है इनका एलसीएम? आपके सामने कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनका एलसीएम बताना है। कौन करेगा? देखो दोस्त, ये फ्रैक्शन है, ये संख्याएं नहीं, नॉर्मल फ्रैक्शन है। इनका एलसीएम अगर निकालना है तो जो इनके न्यूमरेटर है उनका एलसीएम ले लो, और जो इनके डिनोमिनेटर यानी कि हर है, इनका HCF ले लो। ये टेक्निक होती है मेरे भाई फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने की। अब एलसीएम क्या आएगा? ऐसी संख्या जो 36 42 54 से कटे। देखो 36 और 54 से कटने वाला नंबर तो 108 आ गया, लेकिन 108 42 से नहीं कटता, कि 42 में आता है 6 7 42, 108 में 6 तो आ गया, 7 नहीं आ पाया, यानी कि 108 7 आएगा मेरे भाई एलसीएम। HCF क्या आएगा? जो इन तीनों को काटे, तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो आएगा जी 756/5, तो 150 और 151 आ जाएगा। 151 सही, 1/5 आंसर है। ठीक है भाई, आगे करेंगे सवाल नंबर 82, आरपीएफ कांस्टेबल का एक और शानदार सवाल। बोले अगर n 75 है तो इसका मान बताओ। मतलब ये 50 टर्म तक आपको जोड़ना है, 1 - 1/n, 1 - 2/n, 1 - 3/n, डॉट 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 50 टर्म तक आपको जोड़ना है। अब एक बात बताइए भाई, ये बताओ, ये 1 1 1 हर टर्म में, तो 1 1 1 कितनी बार जुड़ जाएगा? 50 बार, तो 50 माइनस। अब आप ये समझना ये क्या है, बटे n, 1/n, 2/n, 3/n, 4/n, ऐसे चलेगा, तो नीचे तो n नहीं आ जाएगा, नीचे तो n नहीं आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा मेरे भाई 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 50 टर्म तक जा रहा है तो 50 तक, ऐसे हो जाएगा ना भाई। मैंने इनको जोड़ लिया, 1/n, 2/n, 3/n, 4/n, 5/n, इन सबको हमने जोड़ लिया मेरे भाई, ठीक है ना। तो नीचे n आएगा, ऊपर 1 से लेके ये 50। आप मुझे बताओ क्या आएगा? 50 -
1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का सम क्या होता है? n गुणा n प्लस बटे 2, 50 गुणा 51 बटे 2, ये आ जाएगा। और नीचे n की वैल्यू आपको सवाल में दी हुई है 75, तो n की जगह 75 रख देंगे। तो 50 से 150 चला जाएगा 3 बार, 3 से 51 जाएगा 17 बार, तो 50 माइनस 17 आ जाएगा 33। तो इस सवाल का आंसर 33 आ गया। ये मुश्किल सवाल नहीं है, सी ऑप्शन। बढ़िया सवाल है, कुछ हटके है मेरे भाई। रेलवे वाले कुछ अलग तो बना रहे हैं भाई कांस्टेबल के हिसाब से। ये बताओ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है बताइए जी। देखो 5 से भाग देना दुनिया का सबसे आसान काम है। जैसे 1/0.25 4 हो जाएगा, क्योंकि 1/0.25 जो होता है वो पौवा होता है। 1/0.25 4, ठीक है। एक मैं बता दे रहा हूं, जैसे आपके सामने लिखा है 1/0.5, तो इसका मान 2 है। आपके सामने लिखा 1/0.25, ये आपका 4 होता है। आपके सामने लिखा 1/0.125, ये 8 होता है। 125 अट्टे 1000। और आपके सामने लिखा 1/0.0625, ये 16 होता है मेरे भाई, 16 तो 1/0.125 आपका 8 आएगा। 8 की 2 में गुणा 16 प्लस, ये बताओ ये क्या आएगा बच्चे? 1/0.0625, ये 16 आएगा। ऊपर 4 से गुणा है तो 64, और 1/0.5 आपका 2 हो जाएगा, 2। अच्छा ये क्या आएगा? ये आपका डेसिमल से 2 जीरो बढ़ाएंगे, आपका 20 हो जाएगा, माइनस का 20। बस इतना सा करना है। क्या आ गया बच्चे? 16, 64, 80, 4, 84, 84 में से 22 घटाएंगे, 84 में से 22 घटाएंगे 62। तो आंसर इसका 62 है, डी ऑप्शन। ठीक है, आइए वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 298737554331 को डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर हर बार 11 रिमाइंडर बचे, 11। तो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से मैं समझा रहा हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इसको भाग दो, इसको भाग दो, इसको भाग दो, 11 शेषफल बच जाए। यानी कि अगर मैं इन तीनों संख्याओं में से 11 11 माइनस कर दूंगा तो कोई शेषफल नहीं बचेगा। अगर मैं इन तीनों संख्याओं में से 11 11 माइनस कर दूंगा तो कोई शेषफल नहीं बचेगा। यह आ जाएगा 2976 3744 और 4320, 4320। यानी कि मेरे भाई हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड करता हो और बड़े से बड़ा हो। बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे वो होगा इनका एचसीएफ। तो हमें मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना, इनका एचसीएफ निकालना था बस। ठीक है जी। और इनका एचसीएफ जो आएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, 90 तो नहीं आने वाला, 90 तो नहीं आने वाला मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। देखो एचसीएफ निकालने की एक टेक्निक भी होती है, वो नंबर देखो जो सबसे ज्यादा नजदीक है। सपोज अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं, इनका डिफरेंस क्या आएगा? 14 में से 6 गया 8, 13 में से 7 गया 6 और 36 में 768, ये इनका डिफरेंस आएगा। एचसीएफ जो भी होगा, एचसीएफ जो भी होगा या तो 768 होगा या 768 का फैक्टर। 768 का फैक्टर मेरे प्यारे भी 92 अभी नहीं है, 94 94 94 768 का फैक्टर 972 ये नहीं है। 94 768 का फैक्टर है क्या? 96 है, सॉरी 96 है। ये देखो 720 और 48, तो 96 आ जाएगा, 96। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। ठीक है जी। वैसे भी ये सभी संख्या 4 से कट रही हैं। देखो 76 4 से कट रहा है, 44 भी 4 से कट रहा है, 20। अगर ये सभी संख्याएं 4 से कट रही हैं तो इसका मतलब मेरे देखो 92 तो बन नहीं रहा, तो 4 से कटने वाला होगा। 4 से कटने वाला ये दिख रहा है। ठीक है जी। तो ये भी बढ़िया सवाल था मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। पी का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे व्यंजक एक पूर्ण घन बन जाए। अरे वाह। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू क्या होगी जिससे ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। परफेक्ट क्यूब कब बनेगा? ये 15.97 का क्यूब है, ये 0.03 का क्यूब है। आपको पता है मेरे भाई, अगर a प्लस बी का क्यूब बनाना, ये होता है परफेक्ट क्यूब फॉर्मूला।
तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि यहां हर जगह प्लस है, प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। यानी कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म का है, अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म का है तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ए प्लस बी का क्यूब। अब जैसे हमारे पास यहां पे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ऑलरेडी दिख रहा है, हमारे पास ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ऑलरेडी दिख रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये बननी चाहिए 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, 3ab का मतलब 3 गुणा 15.97 गुणा 0.03 ब्रैकेट में ए प्लस बी का मतलब इन तीनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, 15.97 में 0.03 जोड़ेंगे 16, ये बनना चाहिए। अब मुझे कंपेयर करना है, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, पी का मान निकालना है। अब बताओ क्या आएगा भाई, देखो इनकी गुणा करके ही तो दे रखा है, देख 15.97 होता है लगभग 16, 16 थी 48, 48 की अगर 0.03 में गुणा करूंगा तो 1.44 आएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई तो 1.4373 दे रखा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहां भी है, 2 डिजिट यहां भी है, और अप्रोक्स भी देखो 16 थी 48, 48 गुणा 0.03 1.44, ये 1.44 भी है अप्रोक्स। यानी कि मेरे प्यार में इन तीनों की गुणा तो ये दे दिया, तो पी की जगह क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 16 इसका आंसर है भाई। बढ़िया सवाल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार। आरपीएफ कांस्टेबल में क्रिएटिव कुछ कुछ सवाल डालें, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान ज्ञात कीजिए। अरे बाप रे भाई, ये सवाल है सिंपल कैलकुलेशन, 2.54 इंटू 0.4, 0.58 इंटू 5.64 प्लस 2.85 इंटू 3.14 प्लस 4.8 इंटू 3.8 माइनस 7.0938, ये तो कोई फॉर्मूला भी नहीं बनना ना, ये तो भाई मल्टीप्लाई करके जोड़ने घटाने वाला सवाल है, और इसको करेंगे तो भैया हम पागल हो जाएंगे, तो हम इसमें कुछ जुगाड़ ढूंढेंगे। यूनिट डिजिट भी बड़ा मुश्किल है भाई यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखते हैं डिजिटल सम, डिजिटल सम लगाओ मेरे भाई, जैसे 8 1 9 5 2 7, इस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है, इस ऑप्शन का 1 है, इसका 8 है, यहां देखेंगे 6 3 9 और 2 7 9, इस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 है। हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, ठीक है। तो भैया एग्जामिनर ने जानबूझ के सवाल ऐसा बनाया, एग्जामिनर चाहता ही है कि आप डिजिटल सम से बनाएं। क्या आएगा इसका डिजिटल सम, एक एक का देखो, 5 4 9, 2 चौक 8, 8 हो गया, 5 8 13, 13 का मतलब 4, 6 5 11 4 15 मतलब 6, 6 4 10 5 15 6, 4 की 6 में गुणा करेंगे 24, 24 का डिजिटल सम 6 प्लस 2 8 10 5 15 6, 3 1 4 4 8, 6 8 48 12, 8 48 को जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 का डिजिटल सम 3 माइनस 0.84, 0.84 यानी कि 8 4 12 3 हो गया, इनका 4 8 12 3 हो गया, 3 8 11 2 हो गया, 3 दूनी 6, इसका डिजिटल सम 6, यहां डिजिटल सम 9, 7 3 10 8 18, 7 3 10 8 18 भी 9 हो गया। अब आप ये बताओ मेरे भाई, मैं कह सकता हूं 3 से 3 कट गया, माइनस 6 से 6 कट गया, तो ये बच गया 8, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 8 होगा, और डिजिटल सम 8 वाला ये आंसर है सी, 17 17 इसका आंसर दिख रहा भाई साहब। मुझे नहीं लगता कि और कोई तरीका है इस सवाल को जल्दी करने का, यही समझ में आ रहा है। ठीक है, पेपर में जिस बच्चे ने ऐसे किया होगा वो तो कर पाया होगा, वरना नहीं कर पाएंगे। और देखो ये जो सारे ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, ये जानबूझ के एग्जामिनर ने सेट किया। हम भी सवाल बनाएंगे ऐसा फर्जी, तो ऑप्शन बड़ी समझदारी से सेट किए जाते हैं। आइए सवाल है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 6 20 33 और 66 से भाग करने पर शेषफल के रूप में 2 16 29 और 62 प्राप्त होता है। करो मेरे भाई, वह सब 4 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिसे 6 से 20 से 33 से और 66 से भाग करने पर 2 16 29 और 62 रिमाइंडर आता है। अगर इस तरह का कोई सवाल आएगा, अगर सीधा संख्या पूछी है, सॉल्व करना हम जानते हैं मेरे भाई, नियम लगता है यहां पे, लेकिन अगर डायरेक्ट संख्या पूछे तो हमेशा ऑप्शन से करो, आसान सा उठाओ मेरे भाई।
आसान सा कि भाई 20 से भाग करने पर रिमाइंडर 16 आए। अगर मैं 20 से भाग करूंगा सपोज इसको, तो 9880 ये 16 आएगा। इसको 20 से भाग करूंगा तो ये 98 16 नहीं आएगा। इसको 20 से भाग करूंगा तो 9900 कट जाएगा मेरे भाई, यहां पर आपका 20 से 4 आएगा। इसको 20 से भाग करूंगा तो ये 16 आएगा, यानी कि इन दोनों में एक आंसर होगा, ए ऑप्शन में या फिर आपका डी ऑप्शन में, क्योंकि इन दोनों को 20 से भाग करने पर 16 आएगा, यानी रिमाइंडर इन दोनों में 16 आएगा। ठीक है ना। इतनी जल्दी मैंने कैसे भाग किया 20 से, जैसे 9236 है, 9200 20 से कट जाएगा, 20 कट जाएगा, इस 16 बचेगा रिमाइंडर, है ना। ऐसे यहां हमने कर लिया। ठीक है बच्चे। अब सवाल यह भी है कि 6 से भाग करने पर 2 आए। 6 से भाग करने पर 2 आ रहा है, 6 से भाग करने पर। ठीक है जी। यानी कि नंबर ऐसा होगा, देखो अगर किसी संख्या को 6 से भाग करके 2 आ रहा है तो संख्या इस फॉर्म की होगी। यानी कि मेरे प्यार भी, अगर इस नंबर को 3 से भाग करूंगा 3 से, तो भी रिमाइंडर 2 आएगा। 3 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 आएगा, यानी कि अंकों का योग, 3 का नियम यह कहता है कोई संख्या 3 से तभी कटेगी जब अंकों का योग 3 से कटे। इसके अंकों का योग क्या है? 9, 9 और 6। इसको 3 से भाग करेंगे 2 आएगा। इसको 3 से भाग करेंगे 9, 3 6 9। इसको 3 से भाग करेंगे 2 आएगा। मैं अब भी फंस गया मेरे भाई, मैं अब भी फंस गया, 2 ऑप्शन में फंस गया। इन दोनों को 3 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है। अब मेरे प्यारे भाई यहां पे आ जाता है आपका 33। 33 से भाग करने पर 29 आना चाहिए। देखो बड़ा नंबर तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, बड़े से बड़ा बताना है। इन दोनों में अगर बड़ा नंबर ढूंढा जाए तो बड़ा नंबर ये वाला है, ए। क्या इसको 33 से भाग करने पर 29 आ रहा है? 29 आ रहा है। देखो 9900, अगर 9900 होता 33 से पूरा पूरा कट जाता है, 9900 से 4 बार जा रहा है। ये 9896 का मतलब है 9900 माइनस 4। अगर मैं 33 से भाग करूंगा तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा -4। 33 से भाग करने पर -4 बच रहा है, यानी कि 29 रिमाइंडर बच रहा है। यही आंसर है, बड़े से बड़ा ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है जी। थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ा पर कर लेंगे ऑप्शन से ही। आगे आइए। बोला एक एक किस मान के लिए ये एक्सप्रेशन पूर्ण वर्ग होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या वैल्यू लें ए की कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो? बताओ। आपको यहां पे ऐसा नहीं करना कि गुणा करनी है, यह देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला कैसे बनेगा, वहां से चेक करना है। अब आप ये देखिए मेरे भाई, ये क्या बन रहा है? 13.56 और ये 0.04 इंटू 0.04। फॉर्मूला तो ये होता है ना परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन हो जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा भाई, ए प्लस बी के स्क्वायर का। हमारे पास ये भी दिख रहा है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ये चीज पे ध्यान देना, ये 2ab बनना चाहिए। अब 2ab का मतलब कितना आना चाहिए मेरे भाई? इसकी वैल्यू 2 गुणा 13.56 इंटू 0.04 ये आना चाहिए। अब मेरे पास 13.56 ऑलरेडी है, तो एक ही जगह क्या आएगा भाई? एक ही जगह आएगा इन दोनों की गुणा, 2 गुणा 0.04 यानी कि 0.08। और तो कोई रास्ता नहीं, 0.08 आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका मान बताइए क्या होगा। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का देखो सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है। 7/9 की 7/6 की पावर -9, 6/7 की पावर -5, 1/8 की पावर -4 की होल पावर -5, ये आएगा मेरे भाई। देखो यानी कि मुझे जो भी दिखाई दे रहा है 6, 7 और 8 में दिखाई दे रहा है, 6, 7 और 8 में, तो ये 58 तो नहीं आने वाला। कर लेते हैं भाई, ये दोनों सेम ही है, बस उल्टा लिखा हुआ है। 6/7 है, 7/6। अगर मैं इसको पलट दूं, इस 7/6 को पलट दूं, मैं 6/7 कर दूं, 7/6 को पलट के 6/7 कर दूं, तो पावर -9 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, इंटू 6/7 की पावर -5। अब गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो 9 और -5 क्या हो जाएगा? 4। 6/7 की पावर 4 इंटू 1/8, 1/8 की पावर -4। अगर पलट दूंगा 1/8 को पलटूंगा तो 8 हो जाएगा, पावर 4 ही आ जाएगा। इसकी होल पावर -5 है मेरे भाई, इसकी होल पावर है -5। अब आप ये देखो क्या आ गया भाई। अगर ध्यान से देखें
तो 6 की पावर 4 गुणा 8 की पावर 4, भाई नीचे है 7 की पावर 4, ऊपर 6 की पावर 4, 8 की पावर 4, 6 अट्टे 48 की पावर 4। तो मैं कह सकता हूं ऊपर 6 अट्टे 48 की पावर 4, नीचे 7 की पावर 4, 48/7 की पावर 4 और इसकी होल पावर -5। तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, यानी कि 4 पंजे -20 ही आएगा। पलटूंगा, अगर मैं फ्रैक्शन को पलटूंगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 7/48 की पावर 20 आएगा। 7/48 की पावर 20। आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36, 49, 54 या 70 से भाग देने पर 19, 32, 37 और 53 रिमाइंडर प्राप्त। तो बहुत बढ़िया सवाल। यहां भी बेटा डायरेक्ट संख्या पूछी है, सॉल्व नहीं करना है। अगर डायरेक्ट संख्या पूछी है हमेशा ऑप्शन से बनाएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या बताना है। देखो ये 36 है मेरे भाई, 36 में 9 छुपा होता है, जिसे 36 से भाग करने पर 19 रिमाइंडर आए। एक बार बताओ, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 36 से भाग दूंगा तो 19 रिमाइंडर आएगा? वो संख्या इस फॉर्म की होगी भाई। कोई भी नंबर जिसको 36 से भाग दूंगा तो 19 रिमाइंडर आएगा, संख्या इस फॉर्म की होगी। अगर इस नंबर को 9 से भाग किया जाए तो ये तो कट जाएगा। 19 को 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 1 आएगा। यानी कि संख्या जो भी होगी 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। संख्या का डिजिटल सम 1 होगा। ठीक है भाई, तो डिजिटल सम निकाल लेते हैं यहां पे। 4, 4, 8, 6, 14, 2, 16, 7, 23, 5 आ गया डिजिटल सम। 4, 4, 8, 6, 14, 2, 16, 6, 22, 4 आ गया डिजिटल सम। 6, 3, 9, 4, 4, 8, 2, 10, यानी कि 1 डिजिटल सम। ये हो सकता है। 4, 4, 8, 1, 9, 2, 6, 8 आ गया, गलत। एक ऑप्शन है सी ऑप्शन आंसर आ गया। सी ऑप्शन का डिजिटल सम 1 है, ये आंसर आ गया मेरे भाई। खत्म सवाल। आइए आगे। ठीक है जी, आगे आने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कैरविल एप्लीकेशन पर लास्ट 24 घंटे हैं जब हमारे जो रिकॉर्डेड बैच है उस पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। हम कैरविल एप्लीकेशन पर हर महीने बच्चों को रिकॉर्डेड क्लास लेने का मौका देते हैं, है ना। बैच जो आता है हमारा एप्लीकेशन पे 999 उसकी फीस होती है, लेकिन इस बार मात्र 599 की फीस में बैच नंबर 24 है, B24, जो एप्लीकेशन पर आपको मिल रहा है मेरे भाई। कैरविल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, 2 साल की वैलिडिटी रहेगी और एक साथ जैसे आप बैच में रोल करेंगे सारी अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम, DI बिल्कुल बेसिक से सारी क्लासेस, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने कराई है और सभी जो है सारे चैप्टर्स की शीट्स एक साथ आपको मिल जाएगी 2 साल के लिए, वो भी। ठीक है, टॉपर बनाने वाला एकमात्र बैच है। बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए पढ़ पढ़ के, तो कोई बच्चा लेना चाहता है तो आज ही फाइनल दिन है लेने का, ले लीजिए मेरे भाई। ओके, आओ सवाल नंबर 91। वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे 1128, 1537 और 1834 को भाग करने पर रिमाइंडर के रूप में 7, 3 और 5 प्राप्त हो। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 1128 को भाग दूं तो रिमाइंडर 7 आए, 1537 को भाग दूं तो रिमाइंडर 3 आए, 1834 को भाग दूं तो रिमाइंडर 5 आए। यानी कि वो संख्या आपको बतानी है। अगर 1128 को भाग देने पर रिमाइंडर 7 आ रहा है तो 7 घटा लूंगा तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। अगर संख्या से 1537 को भाग करने पर 3 शेषफल आ रहा है तो 1537 में से अगर 3 घटा दूं तो कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। यानी कि संख्या जो होगी वो 1121, 1534 और 1829, 1829, इन तीनों को डिवाइड करेगी। जो संख्या होगी इन तीनों को डिवाइड करेगी और बड़ी से बड़ी संख्या होगी, यानी कि इनका HCF होगी, इनका HCF। ठीक है, और ये दोनों ऑड नंबर हैं तो HCF भी आपका ऑड आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। अब बताइए मेरे भाई, HCF निकालने का बेस्ट तरीका क्या है? वो संख्या देखा करो जो सबसे नजदीक में। ये दोनों नंबर नियरेस्ट है, इनका डिफरेंस क्या आएगा? बताओ इनका डिफरेंस क्या है? 9 में से 4 गया 5, 12 में से 3 गया मेरे प्यारे भाई 9, और आपका कितना मेरे भाई? 17 में से 15 गया 295 आएगा, 295। ठीक है जी, 295। यानी कि HCF, इन तीनों संख्याओं के HCF या तो 295 होगा या 295 का फैक्टर होगा।
ठीक है भाई, बोलो या तो HCF 295 होगा, 295 का फैक्टर, 295 का फैक्टर 43 नहीं है, 59। 295 का फैक्टर 59 है, 5 गुना बिल्कुल यही है। 295 का फैक्टर 67 नहीं है, 4 गुना भी करेंगे भाग नहीं होगा। 295 का फैक्टर 59 है, क्योंकि 59 गुना 5 होता है 295, 250 प्लस 45, 59 ऑप्शन में दिख रहा है, ये HCF हो सकता है, बस बात खत्म, खत्म सवाल। ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। सवाल नंबर 92, कौन सी संख्या 1 और 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है? ए नंबर इज डिविजिबल बाई, अच्छा ये सवाल जो है दूसरा भी कट गया, काटने में गलती हो गई है। हाँ, अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 17? कौन सी संख्या 1 और 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है? आप बताओ, 1 और 17 के बीच में कौन से अभाज्य प्राइम नंबर आते हैं? दो प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। 17 तो नहीं आएगा मेरे भाई, है ना, 1 और 17 के बीच में यही प्राइम नंबर है। अब इनकी जब मैं गुणा करूंगा तो इनकी गुणा करके क्या आएगा मेरे भाई? भाई अगर कोई संख्या इन सब से कटती है तो भाई इनके एलसीएम से भी कटेगी, इनका एलसीएम मतलब इन सब की गुणा। अब 7 गुणा 11 गुणा 13 1001 होता है, 7 गुणा 11 गुणा 13 1001, 2 तिया 6 पंजे 30, यानी कि आएगा मेरे भाई 30 0 30 0, ये आएगा 1001, सॉरी ये आएगा, सॉरी ये आंसर आएगा मेरे। 7 गुणा 11 गुणा 13 1001 गुणा 3003 और 0, तो ये 3003 0 इनका एलसीएम आ गया। ये वो संख्या जो इन सब से डिवाइड होती है, इन सब से डिवाइड होती है। बोला कौन सी संख्या 1 और 17 के बीच में है जो इन सब से कटे, यानी कि जो भी संख्या होगी 30 और 30 से जरूर कटेगी। 30 और 30 से कटने वाला ये नंबर दिख रहा है मेरे भाई मुझे, ये वाला डी ऑप्शन, ये नंबर दिख रहा है 5 गुना, इसका 5 गुना है मेरे भाई, ये 5 गुना, 5 तिया 15 0 5 तिया 15 150 ये है। ये ऐसा नंबर है जो 30030 से कट जाएगा, यानी कि इन सब से कट जाएगा, इन सब से कट जाएगा। बढ़िया सवाल है, अच्छी तरीके से लिखा गया है। आइए 93 नंबर, 73 की पावर 53 प्लस 83 की पावर 53 निम्न में से किससे डिविजिबल है? देखो दोस्तों, अगर कोई नंबर इस तरह का आता है a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है, इसका a प्लस बी हमेशा फैक्टर होगा, हमेशा। a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर पावर ऑड है तो a की पावर n प्लस b की पावर n का a प्लस बी हमेशा एक फैक्टर होगा, हमेशा फैक्टर या गुणनखंड होगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे यस सर। यहां पे मेरे भाई इसी फॉर्मेट का सवाल है, पावर ऑड है। अगर पावर ऑड है तो इसका हमेशा एक गुणनखंड 73 प्लस 83 यानी कि 156, इसका एक फैक्टर हमेशा 156 होगा, ये 156 से पूरा पूरा कटेगी, 156 आंसर है। बढ़िया सवाल, आगे खत्म, नंबर सिस्टम एंड हो गया। अब यहां से आएगा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के 2 बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर 94, मोहन, राहुल और गीता एक पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं, 35,000, 75,000 और 1,05,000 का इन्वेस्ट करते हैं। पहले साल के एंड में राहुल ने 25,000 निकाले, दूसरे साल के एंड में 75,000 निकाले, गीता ने दूसरे साल के एंड में। 3 साल के एंड में उन तीनों में लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। देखो एक चीज सिखाता हूं, अगर कुछ लोग बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में बांटा जाएगा, इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के अनुपात में बांटा जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर 3 करेक्ट है, मोहन, राहुल और गीता, मोहन, राहुल और गीता इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है जी। ये किससे कट रहे हैं? 5-5 हजार से कट रहे हैं, 5 हजार से 7 बार, ये 5 हजार से 15 बार, ये 5 हजार से 21 बार।
पहले साल के एंड में राहुल जो है 5 से कट रहा है, 5 बार 5 निकाल लेता है। दूसरे साल के एंड में गीता पीछे 5 से कट रहा है, 15 निकाल लेती दूसरे साल के एंड में। 3 साल के एंड में प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा? 3 साल के एंड में। देखिए, मोहन ने 7 इन्वेस्ट किया, राहुल ने 15 इन्वेस्ट किया और गीता ने 21 इन्वेस्ट किया। क्या यह बात सही है? पहले साल के एंड में राहुल ने 5 निकाले। पूछा 3 साल के एंड में प्रॉफिट किस रेशियो में? मोहन ने भी निकाला है, गीता ने भी निकाला है मेरे भाई। गीता ने निकाला है ना, राहुल ने कुछ नहीं निकाला। तो राहुल ने पूरा पैसा 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया। 3 साल के लिए राहुल ने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया। भाई ये तो कुछ गड़बड़ दिख रहा। मोहन, राहुल, गीता, अगर मैं इसको 5 से काटूंगा 7 बार, 15 पंजे 75 और 5 से 105 जाएगा ये 21 बार। 5 निकाला 15। इसने पूरा 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। चलो देखते हैं एक बार। अच्छा, 5 साल के एंड में राहुल ने निकाले, सॉरी, राहुल ने पैसा निकाला है और गीता ने निकाला। मोहन ने निकाला, मोहन ने नहीं निकाला। मोहन ने पैसा पूरा 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 3 साल के लिए। 7 या 21, सभी में 21 का मल्टीपल है। बोला पहले साल के एंड में राहुल ने 5 निकाले। देखो, राहुल ने 15 इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, फिर 1 साल के बाद 5 निकाल लिया। राहुल ने इन्वेस्ट कितना किया है? 15। 15 में से 5 निकाल लेगा तो 10 बचेगा। 10 इन्वेस्ट किया फिर राहुल ने 2 साल के लिए। 2 साल के लिए, ये ध्यान रखिएगा, 2 साल के लिए आ गया। अब गीता की बात करते हैं। गीता ने क्या किया जी? गीता ने 2 साल के एंड में 15 निकाले, यानी कि गीता ने 2 साल तक 21 इन्वेस्ट किया। 2 साल बाद 15 निकाले, 21 में से 15 निकाल लिए, 6 बचा। फिर 6 इन्वेस्ट किया गीता ने 1 साल के लिए, क्योंकि टोटल 3 साल लेना है। तो ये रेशियो आएगा मेरे भाई। तो 21 रेशियो 15 और 20 35 रेशियो 21 दूनी 42 और 6 48 ये आएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन है ये? दूसरे साल के एंड में गीता ने 15 निकाले हैं, 21 माइनस 21 दूनी 42 और 6 48। हम शायद कुछ गलती तो नहीं कर रहे। गीता ने 5 से 105 21 बार जाएगा दूसरे साल के एंड में। पहले साल के एंड में राहुल ने 25,000 निकाले। वाइल एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर गीता विड्रॉ 75,000। 5 से 75 15 बार, 21 इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए। फिर अगर 15 निकाल लेगी 21 में तो बचा 6 1 साल के लिए। तो 21 35 48 आएगा रेशियो। 21 35 48 कौन सा रेशियो? कोई रेशियो नहीं है। अगर 3 गुना भी करें तो 63 105 और 184 नहीं आएगा, 144 आएगा। 144 होगा, कुछ टाइपिंग में गड़बड़ है यहां पे। 144 आना चाहिए मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। 144 होना चाहिए, यही आना चाहिए भाई। ठीक है जी, चेक कर लेना वैसे एक बार। आइए, अक्षय बिजनेस शुरू करता है, 60,000 इन्वेस्ट करता है। कुछ महीने के बाद रजनी उसके साथ बिजनेस में शामिल होने के लिए आती है और 1.5 लाख का इन्वेस्ट करती है। साल के एंड में उन्हें कुल प्रॉफिट 42:35 के बीच में बांटा जाता है। कितने महीने बाद रजनी बिजनेस में शामिल हुई थी? कितने महीने बाद? देखो भाई, अभी मैंने समझा कि प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में बांटा जाता है। अगर मुझे टाइम निकालना है तो कैसे आएगा? हमें प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, तो टाइम का रेशियो आएगा। यही बात है। अब यहां पे 2 लोग हैं, अक्षय और अक्षय ने बिजनेस शुरू किया। कुछ समय बाद रजनी जो है बिजनेस में जुड़ गई। अक्षय और रजनी के बीच प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा? इस रेशियो में। ये 7 से कट रहा है, 7 6 42 7 5 35। प्रॉफिट इस रेशियो में बांटा जाता है। अक्षय ने बिजनेस शुरू किया, 60,000 इन्वेस्ट किया है और कुछ महीने बाद रजनी शामिल हुई। रजनी ने 1.5 लाख इन्वेस्ट किया। किससे कट रहा है? 30,000 से। 30,000 से 60,000 2 बार जाएगा, 30,000 से 1.5 लाख 5 बार जाएगा। ये आया मेरे भाई। ये मेरे दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो है और ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो। डिवाइड कर देंगे दोनों रेशियो को, टाइम का रेशियो आएगा। तो डिवाइड करने का तरीका 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 10, ये आ जाएगा मेरे भाई। 3 रेशियो 1 आ गया। अगर अक्षय ने बिजनेस में पैसा 12 महीने के लिए लगाया, क्योंकि अक्षय ने बिजनेस शुरू किया है और एंड तक चलाया है, तो रजनी ने पैसा इन्वेस्ट किया भाई 4 महीने के लिए। 3 के लिए 12 महीने तो 1 के लिए 4 महीने। तो रजनी ने बिजनेस में पैसा सिर्फ 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो अगर रजनी ने बिजनेस में पैसा सिर्फ ये 4 महीने के लिए लगाया है
तो शुरू के 8 महीने तक रजनी गायब रही है, यानी कि रजनी बिजनेस में 8 महीने बाद शामिल हुई है, तो आंसर 8 महीने आ जाएगा। आसान सवाल था, ठीक है जी, खत्म। अब यहां से मिक्सचर और एलिगेशन के हम 4 क्वेश्चन करेंगे। बेहतरीन सवाल है मिक्सचर एलिगेशन के, ठीक है ना। ये मैं अर्थमेटिक के पार्ट 1 में नहीं करवा पाया था, तो मैं यहां करा रहा हूं, ठीक है जी। बहुत जल्द हम इन सारे सवालों को टाइप करा के ये जो हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे डाल देंगे। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है तो डाउनलोड कर लो और इस पे जो कंटेंट डाला हुआ इसका फायदा उठाओ भाई। अगर आप इतना सबको पता है कि सिलेक्शन चाहिए तो पिछले 5 साल के सवाल लगाने होंगे। प्रीवियस ईयर हमने 5 साल का प्रीवियस ईयर बिल्कुल फ्री कर रखा, कोई भी पेपर हो। सपोज आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ऑल टेस्ट में जाइए, प्रीवियस ईयर के 840 टेस्ट क्या लिखा हुआ है, सब फ्री है मेरे भाई। फ्री लगाओ, फ्री लगाइए। और ये नए टेस्ट हैं, नए टेस्ट जो है वो एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे 99 में मिल जाएंगे मेरे भाई। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। ये दुनिया भर के टॉपर्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। वैलिडिटी 1 साल है, 99 में 1 साल के लिए मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है जी। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने 12-13 लाख बच्चों ने डाउनलोड कर लिया अभी, ये बहुत कम समय में। आओ, एक बोतल में जल और सिरप का मिश्रण 2:5 के अनुपात में, आधे जल और आधे सिरप का मिश्रण बनाने के लिए कितने मिश्रण को जल से रिप्लेस किया जाना चाहिए। हाउ मच ऑफ मिक्सचर मस्ट बी रिप्लेस्ड विद वाटर सो दैट मिक्सचर हैज हाफ वाटर एंड हाफ सिरप। देखो इसके तरीके बहुत सारे हैं। कुछ लोग एलिगेशन लगाते हैं मेरे भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी लगता है। मैं रेशियो का सिंपल तरीका बताऊंगा। देखिए हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें वाटर भी है और सिरप भी है। वाटर सिरप का रेशियो 2:5 है, 2:5। हमने क्या किया मेरे भाई, हमने इस मिक्सचर का कुछ हिस्सा निकाला, और पानी से रिप्लेस कर दिया, पानी से, जिससे कि वाटर सिरप का रेशियो 1:1 हो जाए। यही बात है, आप बोलोगे हाँ जी सर यही बात है। हमने मिश्रण का कुछ हिस्सा निकाला और सेम क्वांटिटी वाटर से रिप्लेस कर दिया, जिससे वाटर सिरप का रेशियो 1:1 हो जाए। यही पूछा है कि हमने मिक्सचर का कितना पार्ट निकाल के पानी से रिप्लेस किया है। देखो जितना मिक्सचर निकालते हैं उतना ही पानी मिला रहे हैं, तो टोटल मिक्सचर तो सेम होना चाहिए, टोटल सेम होना चाहिए। यहां टोटल कितना है, वाटर प्लस सिरप 7, टोटल कितना है, 1 और 1 2, टोटल सेम बना लेते 14, तो ऊपर 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 4 10, यहां बना लेते मेरे भाई 7, तो टोटल सेम हो गया। जितना पहले था 14 अब भी 14 है। अब देखिए अगर हमारे पास मिक्सचर है, जब हम मिक्सचर निकालते हैं तो उसमें पानी भी निकलेगा, सिरप भी निकलेगा। फिर हम पानी मिला देते हैं, तो हमने पानी मिला के डिस्टर्ब कर दिया, सिरप तो नहीं मिलाया, सिरप केवल निकला है। यानी कि सिरप पहले 10 था तो 10 से 7 रह गया, तो सिरप कितना निकला, 3/10 निकला। अगर सिरप 3/10 निकला है तो आपने मिक्सचर भी अपनी क्वांटिटी का 3/10 ही निकाला होगा, 3/10 मिक्सचर निकाल के पानी से रिप्लेस किया होगा। अगर हम पानी से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमें पानी पे ध्यान नहीं देना, सिरप पे ध्यान देना है, क्योंकि जितना सिरप निकाला होगा मिक्सचर भी उतना ही निकलेगा। ये बेस्ट तरीका है करने का। लॉजिक ये है कि सपोज हमारे पास पानी सिरप का मिक्सचर है, अगर हम 30% मिक्सचर निकालते हैं तो वाटर भी अपनी क्वांटिटी का 30% निकलेगा, सिरप भी अपनी क्वांटिटी का 30% निकलेगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन हमने वाटर ऐड कर दिया तो वाटर डिस्टर्ब हो गया, लेकिन सिरप केवल निकला ही निकला है, 3/10 सिरप निकला है, तो मिक्सचर भी 3/10 ही निकाला होगा कुल क्वांटिटी का। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर ऑफ मिल्क एट 1.5 लीटर for ₹20 सो एज टू हैव ए मिक्सचर वर्थ ₹10:2/3 a लीटर। बहुत बढ़िया है, गजब का सवाल है। ऐसा सवाल शायद सीजीएल या सीसल के पेपर में भी आया है मेरे भाई। 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए कि मिश्रण की कीमत 10 सही 2/3 रुपए पर लीटर हो जाए। हम दूध में पानी मिला रहे हैं, दूध में पानी। अच्छा, प्राइस पे एलिगेशन लगा लो। प्राइस है रुपीस पर लीटर। दूध का दाम क्या है, दूध का दाम है मेरे भाई 1.5 लीटर दूध 20 रुपए का है। अगर 1.5 लीटर दूध 20 रुपए का है तो 1 लीटर दूध कितने का होगा मेरे भाई, 40/3 रुपए का। 1 लीटर दूध का दाम है 40/3 रुपए। ये ऊपर चला जाएगा ना,
पानी का दाम है फ्री, पानी बिस्लेरी का नहीं है बेटा, फ्री का पानी है। और जो मिक्सचर बना, मिश्रण का दाम कितना है, 3 दूसाम 30 और 2 32/3। मिश्रण का दाम है 32/3 रुपए पर लीटर। प्राइस पे एलिगेशन लगाओगे सीधा आ जाएगा कि मिल्क वाटर को किस रेशियो में मिलाया गया है। 32/3 में से 0 घटाओ 32/3, 40/3 में से 32/3 घटाएंगे तो 8/3 ही आया। 3 कट गया, 8 चौक 32 यानी कि 4:1। तो मिल्क वाटर 4:1 के अनुपात में मिलाया गया है। मिल्क है कितना, 60 लीटर दूध, तो 4 किलो 60 लीटर है। तो पानी कितना, 1 की वैल्यू 15 लीटर है, तो 15 लीटर पानी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, बेसिक सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। एक शॉपकीपर मिक्सेस 2 टाइप ऑफ राइस कॉस्टिंग 385 रुपी पर 5 kg एंड 540 पर 5 kg इन द रेशियो 9:11। फाइंड द नेट कॉस्ट ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर पर 2 kg। देखो बहुत बढ़िया, एक जो है मेरे भाई दुकानदार 2 टाइप के चावल को मिलाता है, 2 टाइप के चावल मिलाता है 9:11 के अनुपात में। मेरे भाई एक दुकानदार है जो 2 टाइप के चावल को मिलाता है 9:11 के अनुपात में। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, बोला है मिश्रण जो बनेगा, मिश्रण के 2 किलो की कीमत क्या होगी। अच्छा, पहला वाला चावल है उसका दाम है 385 रुपए पर 5 kg, 5 किलो 385 रुपए का, तो 1 किलो कितने का है, बटे 5, 5 सत्ते 35 और 3 5 77 रुपए का, 77 का। दूसरे वाले का 540 रुपए पर 5 kg, अगर 5 kg 540 रुपए का है तो 1 किलो कितने का, 108 का, 108 रुपए का दूसरा वाला। अब आप मुझे बताओ जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण के 1 किलो का दाम क्या होगा। ये 77 रुपए पर केजी, 108 रुपए पर केजी। मिश्रण के 1 किलो का दाम क्या होगा भाई, डेविएशन सबसे बेस्ट है। 108 को ऐसे लिख सकते हैं 77 प्लस 31, 77 प्लस 31 लिख सकते हैं। आप बताओ ये भी 77 का है, ये भी 77 का है, तो मिश्रण का दाम 77 तो होगा ही, लेकिन सेकंड टाइप के चावल का दाम 11 किलो का दाम 31 रुपए पर केजी एक्स्ट्रा। जो भी एक्स्ट्रा केक कटेगा तो सभी में बटेगा, टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल मतलब चावल कितना है, 9 11 20, 20 में डिवाइड कर देंगे तो 77 प्लस क्या आ जाएगा मेरे भाई, 310 और 31 341, 341 को आप 20 से भाग करो, ठीक है, 341 बटे 20, यही रहने दो, 341 बटे 20 आ गया। ये मिश्रण के 1 किलो का दाम है। ये जो हमारा मिक्सचर बना है मिश्रण के 1 kg का दाम है, 1 kg का दाम। बोला है मिश्रण के 2 किलो की लागत क्या होगी, 2 किलो की लागत होगी इसका दुगुना, दुगुना। तो 77 का दुगुना 154, ये 341 बटे 10 आएगा, यानी कि 34.1। तो 15 3 18, 188.1, 188.1 रुपए पर केजी। ठीक है ना, मैंने देख लिया पहले कि 2 से गुणा करूंगा तो 20 का 10 हो जाएगा, भाग करना आसान है। मे मिश्रण के 2 किलो का दाम आ जाएगा। बेहतरीन सवाल, आगे चलेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन, 83 रुपए पर केजी वाली चीनी को 40 रुपए पर केजी वाली चीनी के साथ किस रेशियो में मिलाना चाहिए कि मिश्रण को 80.3 रुपए पर केजी पर बेचने से 40% का लाभ हो। बहुत बढ़िया, देखिए हम 2 टाइप की चीनी को एक साथ मिलाते हैं। पहली चीनी का दाम है 83 रुपए पर केजी, दूसरी चीनी का दाम है 40 रुपए पर केजी। बोला दोनों टाइप की चीनी को किस रेशियो में मिलाना चाहिए कि मिश्रण को 80.3 रुपए पर केजी में बेचने से 40% लाभ होते। मिश्रण का सेलिंग प्राइस दिया है, तो आप यहां से मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस निकालो। 80.3 रुपए पर केजी में बेचने से 46% लाभ हो रहा है। सीपी 100% होता है, 100% पे 46% प्रॉफिट हो रहा है, तो 140% की वैल्यू है। 100% के लिए निकाल लीजिए, मिश्रण का सीपी आ जाएगा मेरे भाई। बताओ 140 मतलब 73, 73 कम 73, 70 कम 73, 73 का दोगुना, और 2 से 10 जाएगा 5 बार, यानी कि 55 रुपए पर केजी, 55 रुपीज पर केजी। तो मुश्किल नहीं है मेरे भाई, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो रिपीट मोड में आता है। और मैं बताता चलूं कि ये सवाल एक बार नहीं आया, ये सवाल आया कम से कम 10 बार पेपर में।
ये सवाल मेरे भाई, अलग अलग डाटा पे। दो टाइप की चीनी को मिला है, 83 रुपए किलो वाली, 46 रुपए पर किलो वाली, और मिश्रण का जो दाम है वो 55 रुपए केजी है। किस रेशियो मिलाया जाएगा? एलिगेशन लगाओ। 55 में से 40 घटाएंगे 9, और 83 में से 55 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो आ जाएगा आपका 28। 9:28 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, और डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है मेरे। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और मेंसुरेशन के जितने भी सवाल पूछे गए वाकई में, मैं तो 9 ही आपको करा रहा हूं, और भी जितने सवाल हैं वो बहुत ही कैलकुलेटिव और अभी तक रेलवे के बेस्ट क्वेश्चन है जो मेंसुरेशन से आए। मतलब एसएससी से भी कहीं ज्यादा अच्छे सवाल इसमें आरपीएफ जो है कांस्टेबल के पेपर में आए हैं। 9 क्वेश्चन अच्छे अच्छे छांटे, उनको करेंगे। सवाल नंबर 100। 1.2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एक्सटर्नल और इंटरनल डायम व्यास के 8281 खोखले गोलों को पिघलाया जाता है और एक ठोस गोले में ढाला जाता है। तो पूछा है मूल गोलों और ठोस गोलों के बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना अंतर है, और आंसर जो है निकटतम पूर्णांक में बताना है अप्रोक्स में। जब अप्रोक्स में आंसर बताना है तो कोई भी यूनिट डिजिट और डिजिटल सम जैसी टेक्निक नहीं लगा सकते, सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो जब भी हम पिघला के एक फिगर से दूसरी फिगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? वॉल्यूम इक्वल रहेगा। अब 1.2 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? 0.6 और एक का आधा 0.5। अच्छा, खोखले गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब, ये आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। ऐसे ये एक खोखले गोले का वॉल्यूम है, 8281 खोखले गोले, तो 8281 खोखले गोले का वॉल्यूम क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई ये। तो हमारे पास खोखले गोले हैं, ये उसकी एक्सटर्नल रेडियस है, ये इसकी इंटरनल रेडियस है, बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या। अब इसको पिघला के ठोस गोला में ढाला जाता, माना ठोस गोले की रेडियस x मान लेते हैं, तो वॉल्यूम बराबर कर देते हैं भैया। इसको पिघला के एक नया ठोस गोला बनाया जो खोखला नहीं है, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 पाई, 4/3 पाई x का क्यूब। अब 4/3 पाई से आपका 4/3 पाई कट जाएगा। ठीक है भाई, तो 8281 और ये 6 का क्यूब, 216 में से 125 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 0.091 हो जाएगा एक्स क्यूब। क्लियर है? देखो अच्छी बात यह कि 8281 ये 91 का स्क्वायर है, ये 91 का स्क्वायर है, और ये 91 है तो 91 का क्यूब हो जाएगा। और ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, 1 2 3, तो ये 9.1 का क्यूब आ गया बराबर एक्स क्यूब, यानी कि x की वैल्यू 9.1 आ गई मेरे भाई। तो यहां पे डाटा बड़ा अच्छा सेट किया है, 9.1। तो जो हमारा ठोस गोला बना है उसका वॉल्यूम 9.1 है। अब इनके बाहरी सरफेस एरिया का डिफरेंस पूछा है, तो 8281 मेरे प्यारे भाई यहां पर गोले हैं छोटे छोटे। इस सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस यहां पे 0.6 है, एक्सटर्नल रेडियस 0.6 है, 0.6 का स्क्वायर 4 पाई 0.6 का स्क्वायर। बोलो बात को समझे? ठीक है। और जो सॉलिड स्फीयर बना है, सॉलिड स्फीयर की रेडियस 9.1 है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई 9.1 का स्क्वायर, 4 पाई 9.1 का स्क्वायर। जो हमारा सॉलिड स्फीयर बना उसकी रेडियस 9.1 है। क्लियर है बच्चे? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अब हमें अपन को ये निकालना है, ठीक है। देखो दोस्त, ये 9.1 का स्क्वायर है, ये भी 8281, ये भी मेरे दोस्तों 91 का स्क्वायर है, ये भी 91 का स्क्वायर है। अब अगर यहां से डेसिमल हटाऊंगा ना, अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो ये डेसिमल यहां आ जाएगा, यहां पे ये। अब 9.1 का स्क्वायर और 4 पाई कॉमन आ गया भाई, 9.1 का स्क्वायर गुणा 4 पाई आ गया कॉमन। यहां से क्या बचेगा? 6 का स्क्वायर बचेगा और ये बचेगा 1, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35, ये आ गया जी। वैल्यू भी रख सकते हैं, पाई की जगह यहां पे 22/7 भी रख देते हैं, पाई की जगह 22/7 और ये गुणा 35, ये आया। 7 से 35 5 बार जाएगा, तो 9.1 का स्क्वायर चलो 82.81 ही रहने दो, और ये कितना आ गया? 22 चौक 88 पंजे 440, 440। तो 82.81 इंटू 440 ही आ गया मेरे भाई। ठीक है ना? अब यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं, अब ये गुणा करनी है,
82.81 की 440 में गुणा करनी है। ऑप्शंस जो हैं काफी नजदीक नजदीक है, नहीं 32R 34R 35R 36R ये है। तो मैं देख लेता हूं किसके करीब आएगा, ये किसके करीब आएगा। 82.81 को अगर मैं 83 भी मान लेता हूं, 83 इंटू 440, ठीक है भाई। 82.81 को अगर 83 भी मान लें तो ये कितना आएगा भाई, 83 का 4 गुना 320 और 12 332, दो हासिल 33 चला जाएगा। 83 का 4 गुना 332, 332 में अगर 33 जोड़ूंगा तो 365, 36520, 36520 से कितना कम आएगा, लगभग 0.88 कम आएगा। तो यानी कि ये आंसर है भाई 36436, ये इसका आंसर है, ठीक होगा नहीं बच्चों से ये, ठीक है 36436 ये आंसर है। मुझे लगता है बहुत ही कम बच्चों ने सवाल ठीक किया होगा, तगड़ा सवाल है भाई। आगे आ जाते हैं। 101, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले रबर के ठोस गोले का वजन 40 किलो है। सेम मटेरियल का उपयोग करके 16 सेंटीमीटर के बाहरी व्यास और 12 सेंटीमीटर के आंतरिक व्यास वाला एक खोखला गोला बनाया जाता है। इसका वजन कितना होगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया। देखिए, अगर मटेरियल सेम लग रहा है गोला बनाने में तो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा वजन, ठीक है ना, क्योंकि वजन या वेट क्या होता है, वेट बराबर होता है मेरे भाई डेंसिटी गुणा वॉल्यूम। अब डेंसिटी यहां पे सेम है मेरे भाई, तो जो वजन है वो सीधा आयतन के समानुपाती होगा। अब हमारे पास 8 सेंटीमीटर व्यास या फिर 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक गोला है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वजन मेरे दोस्तों 40 किलो बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है, 40 केजी बैठ रहा है, इतने वॉल्यूम का वजन। तो अगर एक खोखला गोला है जिसका एक्सटर्नल रेडियस 16 है, यानी कि एक्सटर्नल डायमीटर 16 है, रेडियस 8 हो जाएगी, इन आंतरिक व्यास 12 है, तो आंतरिक जो रेडियस है 6 हो जाएगी। ये खोखला गोला है, तो इस खोखले गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। भाई ये खोखले गोले का वॉल्यूम हो गया। इसका वजन क्या आएगा मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया इसका वजन। बस भाई देखो, इन दोनों को डिवाइड कर दो और आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसल आउट हो गया। 64 और ये कितना गया, 512 माइनस 216। तो 512 में से 216 घटाना है, तो पहले 512 में से 212 घटा दो 300, फिर 4 और घटा दो, यानी कि 296 आ गया, बराबर 40/क्वेश्चन मार्क। 40 केजी है ना ये। क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है। ये 8 बार जाएगा मेरे भाई, ये 5 बार जाएगा। 8 तिया 24, 5 8 7 56, 37 पंजे 185 केजी, 185 केजी आ गया मेरे भाई खोखले गोले का वजन। बहुत बढ़िया, ये क्रिएटिव सवाल है। ऐसा सवाल अभी तक एसएससी में भी नहीं आया जो कांस्टेबल में आया आपके पेपर में, ठीक है। और ऐसा मत समझिए कि मेंसुरेशन के सारे सवाल जो है कुछ हल्के होंगे तो बढ़िया बढ़िया करा रहे हैं। सारे के सारे सवालों के मेंसुरेशन का लेवल यही है, लंका लगा देने वाला। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 40% कम हो जाती है, ऊंचाई 270% बढ़ जाती है, इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। और यह भी आंसर निकटतम पूर्णांक तक एप्रोक्स है। देखो बेलन का वॉल्यूम आप समझते हैं, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर गुणा हाइट पे। आपके पास दोनों रास्ते हैं, चाहे आप रेशियो से कर लो, चाहे आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लो। देखिए ऑप्शंस ना काफी दूर दूर हैं, जब ऑप्शंस इतने दूर दूर हैं तो मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं, ठीक है, कि रेशियो में भी कैलकुलेशन होगी। 46 है ना ये, अब रेडियस 40% कम हो जाती है, ये रेडियस 40% कम हो जाती है, ये भी 40% कम हो जाती है, हाइट 270% बढ़ जाती है। अब इन तीनों का सक्सेसिव निकालना है केवल आपको फॉर्मूला से। अब आप बताओ -40 और -40 का सक्सेसिव क्या आएगा, एक्स और वाई का सक्सेसिव x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, -40 -40 माइनस का 92, और ये -40 गुणा -40, 40 का स्क्वायर क्या होता है 2116, 2116 बटे 100 21.16, 21 ही मान लेते हैं इसको, तो आएगा लगभग ये -71% आ जाएगा। अब माइनस का 71% और 270%, इनका फिर से सक्सेसिव निकालना है आपको, फिर से इनका सक्सेसिव निकाल लो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, तो माइनस का 71 प्लस 270 और -71 गुणा 270 बटे 100,
रेशियो भी आप लगा सकते हैं। तो कितना आ जाएगा भाई, 270 माइनस 71, 199 माइनस 0 अगर हटा दूं यहां से तो 71 गुणा 27 क्या आएगा, 27 से कम 27, 7 2, 27 सत्ते 189 और 2 191 और बटे 10 है तो 191.7। तो 199 में से अगर मैं 191.7 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 7.3। तो 7.3% के करीब आ रहा है अप्रोक्स। 8, हाँ 7.3 के अप्रोक्स एक ही 8%। बात खत्म, बाढ़ में गया आंसर। ठीक है जी। अगेन बहुत तगड़ा सवाल है मेरे भाई, हर बच्चे को प्रैक्टिस करना चाहिए। और मैंने तो आपको एक ही सवाल कराया, अगर आप पूरा पेपर हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करके सॉल्व करेंगे तो 10-10 बार ये सेम क्वेश्चन आया, बस अलग अलग डाटा है। मैं आपको टेक्निक सिखा दे रहा हूं। द रेशियो ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल एंड रेगुलर हेक्सागन इज 4:3। द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एक आयत, देखो ये सवाल में गड़बड़ है भाई, ये रेक्टेंगल नहीं होगा, इसने टाइपिंग में गड़बड़ कर दी, स्क्वायर होगा ये स्क्वायर होगा भाई, कि रेक्टेंगल की तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकती है ना, वरना आंसर कैसे आएगा। फिर देख लेता हूं मैं एक बार आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। स्क्वायर वर्ग होगा, वर्ग भाई। अगर एक रेक्टेंगल और एक हेक्सागन समषटभुज की भुजाओं का रेशियो दिया, एरिया का रेशियो पूछा है। अगर स्क्वायर की साइड 4 है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 है भाई। हेक्सागन का, रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये होता है रेगुलर हेक्सागन। अब इसमें ऐसे ऐसे करोगे तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाते हैं। 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अगर 3 है तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 भुजा का वर्ग, 3 का वर्ग 9। लेकिन ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका एरिया मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा। 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। हाँ जी मैच करेगा भाई। 2 ऊपर जाएगा, 16 दूनी 32 और नीचे आएगा 3 का स्क्वायर 9 थे 27√3, तो 32/27√3 आएगा। 32:27√3 पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब ये जिसकी भी शिफ्ट में आया देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जब सवाल सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने तो ये रेक्टेंगल इन्होंने गलत टाइप कर दिया, स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, पर फिर भी सवाल बढ़िया बनाया है। आइए सवाल है, एक कोन के बेस इफ द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 75.36 पाई। अरे बाप रे बाप, कितना गंदा डायमीटर दिया है भाई। स्लांट हाइट इसकी 88 है। तो आपसे पूछा कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या है। टोटल सरफेस एरिया, कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में L+R, यही फॉर्मूला है, पाई आर ब्रैकेट में L+R। या कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे वैल्यू रख दिया जाए, डायमीटर है तो रेडियस क्या आएगी, इसका आधा 75.36 का आधा, 74 का आधा 37, 1.36 का आधा होता है आपका 2 छिक्का 12 68, यानी कि 34.68 आ जाएगा पाई। 2 तिया 6 नहीं 37, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 2 37.68 पाई। ठीक है भाई, चले। तो ये कोन का टोटल सरफेस एरिया, वैल्यू रख दो पाई, रेडियस की जगह हम रख देंगे 37.68 बटे पाई ब्रैकेट में L+R। स्लांट हाइट 88 दे रखी है, प्लस R। R ना सॉल्व कर लेते हैं एक बार, क्योंकि पाई का मान यहां पे 3.14 है। अगर पाई का मान 3.14 है, यहां रख देते हैं तो कितनी बार जाएगा क्या, 12 तिया 36, 14 गुणा 12 168। अरे 12 बार टकाटक चला गया, 12 आ गए मेरे भाई, 12 सेंटीमीटर। तो यहां पे रेडियस जो है 12 आ गया। यहां मैंने आर की वैल्यू 37.68 ही रखी है मेरे भाई, पाई बटे पाई, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा ये। तो 37.68 और 88 + 12 हो गया जी 100। 100 से 2 डेसिमल हट जाएगा, 3768 ही आंसर है, 3768। बहुत बढ़िया, गजब सवाल, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है भाई, मजा आया सवाल करके। अच्छा इन्होंने डाटा सेट किया है भाई। काश इतनी मेहनत ये हमारे सीजल मींस का पेपर बनाने में सेट कर लें तो आधा झंझट खत्म हो जाए। इतनी मेहनत,
मेंसुरेशन के 2-3 सवाल ऐसे कैलकुलेटिव डाल दें बस। व्हाट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 4 मीटर। कोन का टोटल सरफेस एरिया बताना है, उसकी हाइट और रेडियस दी है। देखिए ये कोन होता है मेरे भाई। अब यहां पे सवाल के अनुसार कोन की हाइट 8 मीटर है और बेस रेडियस ये 4 मीटर है, रेडियस हाइट है। हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है तो स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लांट हाइट आएगी पाइथागोरस से 64 + 16 80, यानी कि 4√5। 4√5 मीटर आपकी स्लांट हाइट आ जाएगी एल। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वही पाई। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। पाई आर, आर का मतलब 4, ब्रैकेट में एल प्लस आर, ब्रैकेट में एल प्लस आर। एल मतलब ये रहा 4√5, 4√5 + 4। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। ठीक है जी। तो 22/7 गुणा, देखो अगर यहां से आप 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 4 कॉमन आएगा तो 4 × 16, ब्रैकेट बचेगा √5 + 1, ब्रैकेट बचेगा √5 + 1। √5 + 1 क्या आएगा? 2.34 में, 2.34 में अगर 1 जोड़ूंगा 3.34, 3.34 ये हो जाएगा भाई। ठीक है। ऑप्शंस काफी दूर दूर है तो मैं अप्रोक्स कर सकता हूं दबा के। अप्रोक्स काफी दूर दूर है यहां पर ऑप्शन। अभी 7 चौक 7 से कट रहा है क्या ये? 7 चौक 28, बचेगा 5, 4, 7 8 56.48 हो गया ये तो। 22 × 16 क्या आएगा मेरे भाई? 22 × 16 आएगा 320 और 32, 352 × 0.48, 352 × 0.48 हो गया। अभी 352 का आधा हो गया आपका 171, 171 से कम आएगा, 171 से कम। ये आंसर है डी ऑप्शन। 352 इंटू 0.48, 0.48 मतलब 0.50, 1/2 भी मान लें, इससे कम आएगा ना, इससे कम आएगा। और 2 से कट रहा है 170 बार। ठीक है भाई? नहीं 176, 176 है मेरे भाई। सॉरी 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 सॉरी, तो यहां पे आंसर 2 फंस सकते हैं। देख लेते हैं ना, 340 है 170 और ये 176 से कम आएगा। एक काम कर लेते हैं ना, 352 इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.48 को 0.5 माइनस 0.02। अब कर लेते हैं तो 352 का आधा आ जाएगा आपका 176, और 352 के अगर 0.02 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है भाई? अगर 350 भी माने, 350 की 0.02 में गुणा करेंगे 7, तो ये आएगा मेरे भाई 169 के करीब है, अप्रोक्स 169 के करीब ही आएगा। और मेरे दोस्तों यही वाला आंसर होना चाहिए डी। मैंने थोड़ा सा अप्रोक्स लिया है, हमने थोड़ा सा अप्रोक्स लिया, ये और कम आएगा, और कम आएगा मेरे भाई। ठीक है जी? तो यही वाला आंसर इसका होना चाहिए 169 के करीब अप्रोक्स, जो कि आपका डी ऑप्शन है। इतना तो करना पड़ेगा। पूरी कैलकुलेशन किसके बस की है भाई? जल्दी जल्दी करना। एक खोखले गोलाकार खोल को 36 ग्राम पर सेंटीमीटर घनत्व वाली धातु से बनाया गया। आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दी है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दी है। खोखले गोले का वजन, यहां पे मुझे आंसर एग्जैक्ट दिख रहा है मेरे भाई, एग्जैक्ट है ना। तो पाई में 11 आता है, 11 से कटने वाला नंबर आएगा 14, ये 11 से नहीं कटता। 9 8 17 6 23, 23 और एक 22, 11 से कट रहा है। 8 8 16 6 24, 24 में से 8 घटाएंगे 16 नहीं कट रहा। 9 7 16, 16 में से 7 घटाएंगे 9। ये बी ऑप्शन 11 से कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? देखो अगर ये सवाल सॉल्व करना है, आपको खोखले गोलाकार खोल का क्या निकालना है? वजन निकालना है। तो पहले वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 पाई, पाई मतलब 22/7, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, 11 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है भाई? ये वॉल्यूम आ गया। अब यहां पे जो वजन है वो 36 ग्राम पर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 36 ग्राम है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन क्या आएगा? 36 ग्राम से गुणा। ये आ गया मेरे भाई ग्राम में। वजन किलोग्राम में पूछा है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा। ठीक है बच्चे? अब 3 से 36 जो है आपका कटी जाएगा ये 12 बार। अब 1331 माइनस 729 कितना आएगा? 2 602,
SO2 हो जाएगा ना ये 602। यार 7 से कट भी पाएगा कि नहीं कट पाएगा ये? 7 अट्ठे 56, 4 2 7 सिंह 42, बिल्कुल सही कट गया मेरे भाई, बिल्कुल सही कट गया। यानी कि ये आया, तो जो इसका आंसर आया है वो आएगा 22 चौक 88 गुणा 86 गुणा 12, 88 गुणा 86 गुणा 12 बटे 1000, यानी कि 3 डेसिमल आना है, और ऑप्शन में 3 डेसिमल तक दिया है। और मैंने 11 का मल्टीपल चेक कर लिया, तो 11 का मल्टीपल 9 17 36 माइनस 1 22, 11 का मल्टीपल है, बी ऑप्शन है भाई। और देखो यूनिडिटी मैच करेगा, 8 सिंह 48, 8 दूनी 16, 6 यूनिडिटी मैच कर रहा है 6। बढ़िया सवाल। आइए, एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया दे रखा है एक सिलेंडर का। छड़ की लंबाई 39 सेंटीमीटर है, तो इसकी बाह्य त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यार ये तो कर लेंगे आप। बेलन का एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, पाई का मतलब 22/7। रेडियस आपको निकालनी है, हाइट आपको यहां पे 39 दी है, तो केवल कैलकुलेशन है, बराबर 1900। ऐसी वैल्यू दी है हराम खोरों ने कि कुछ भी कटेगा नहीं। 22 दूनी 44, इसको 4 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा, और 4 से 100 आपका 25 बार जाएगा। स्मॉल आर आएगा जी 19 गुणा 25 सत्ते 175 बटे 39। उनतालीस गुणा 11 आएगा भाई, 39 गुणा 11, 11 भी तो बच गया, बटे 11 गुणा 39। क्या ऑब्सेशन है पता नहीं, एग्जाम को इतनी कैलकुलेशन से कर बेवजह की। 22 दूनी 44, 4 से काटेंगे 11 बार, 125 बार, 19 गुणा 25 सत्ते 175 कर लिया मैंने, 11 गुणा 39 आ गया नीचे। ठीक है जी, अब बताओ 8.88, 7.75, 7.18, 6.27। आंसर भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दूर दूर है, तो करना पड़ेगा। 11 गुणा 39 कितना आएगा भाई, 390 प्लस 39, 429 आ जाएगा, 429। अब 19 गुणा 175 बटे 429, 19 दूनी अगर 38 भी काटूंगा तो भी काफी दूर रहेगा। तो स्मॉल आर बराबर, और कोई रास्ता नहीं है, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 175 की 19 में गुणा करनी है तो 20 माइनस 1 लेगा, 175 का 20 गुणा 3500, 3500 माइनस 175 करना है मेरे भाई आपको, तो ये आ जाएगा आपका 3325, 3325 बटे 429। अब 4 अट्ठे 32 चला जाएगा क्या, 400 अट्ठे 3200, और 29 अट्ठे 232 है ना, 30 अट्ठे 240 से 8 कम, तो 3200 और 232 3400 हो जाएगा। नहीं, 8 बार नहीं जाएगा, 8 से हल्का सा कम जाएगा भाई, 8 से हल्का सा कम जाएगा, ये वाला आंसर होगा भाई बी ऑप्शन 7.75। ठीक है ना, 7.75 होना चाहिए। देख रहे हो भाई, मतलब एग्जामिनर ने पूरा परेशान करने का इरादा एकदम खतरनाक कर रखा है, क्योंकि 429 अट्ठे हम करेंगे तो नहीं जा रहा, लेकिन 8 के बहुत करीब है, 3200 और 3432 उसके बहुत करीब है ये, तो 8 से हल्का कम आएगा, 7.18 काफी कम हो जाएगा। ऐसे आपको करना है। आगे सवाल नंबर है 108, 108 ही सवाल है ना, हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई हमारा। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई गहराई का योग 8 है, विकर्ण इसका 5 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। देखो ये तो मेंसुरेशन का सवाल है, पर होता अलजेब्रा के तरीके से है। देखो एक घनाभ की लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस गहराई L प्लस बी प्लस एच 8 है। डायगोनल, डायगोनल क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ये अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये 5 है। आपसे पूछा है इसका टोटल सरफेस एरिया। देखो यहां अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगेगा, सीधा याद भी आप कर सकते हो, पर मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर हम L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर करते हैं, हमारा जो चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, उस पर बताया है मेरे भाई ये, अगर आप शॉर्ट्स भी देखते हो ना हमारी, तो ये आप सवाल कर गए होंगे। प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, प्रॉपर अलजेब्रा लगेगा। इसे ही कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, यही टोटल सरफेस एरिया जो आपको निकालना है। L प्लस बी प्लस एच आपको 8 दिया, 8 का स्क्वायर, ये L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या है, ये डायगोनल का स्क्वायर है, क्योंकि डायगोनल है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये डायगोनल होता है। तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया,
तो 64 में से आप क्या घटाओगे मेरे प्यारे भाई, यहां पर 25 घटाओगे 64 में से, ये आ जाएगा आपका 39। 39 आपका टोटल सरफेस एरिया आएगा, 39। बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए। बेहतरीन सवाल है भाई, मजेदार क्वेश्चन। और इसी के साथ आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के पेपर के 1260 क्वेश्चन में से मैंने आपको छांट के टॉप 108 क्वेश्चन कराए। पहली वीडियो में केवल अर्थमेटिक था, इस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन के सवाल कराए हैं मेरे भाई। बहुत मेहनत लगी है, हमने तुरंत अपने टाइपिस्ट को लगाया कि भाई सारे क्वेश्चन टाइप कर दो। उसके बाद जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने सेट करके सबको, फिर उसमें से क्वेश्चन छांटने में बहुत ज़्यादा समय लगता है कि भाई ये क्वेश्चन कराने चाहिए, क्योंकि एक जैसे डाटा का भी कई सारे सवाल हैं, फिर उसमें से भी हम ये चेक करते हैं कि भैया सबसे अच्छे डाटा का क्या है जिससे बच्चा सीख पाए कुछ। वीडियो आपके सामने है मेरे भाई। अगर कोई बच्चा इन 108 सवालों को देखता है तो उससे उतना ही मेरे भाई ज्ञान मिलेगा, उतना ही वो सीखेगा जितना इन 1260 क्वेश्चन से सीखता। तो हमारी मेहनत को बेकार ना जाने दें, आप भी मेहनत करें। एक एक सवाल को मेरे भाई 2-2 बार भी चाहे आप सॉल्व कर सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन मान लीजिए ये रेलवे में आया है, तो रेलवे के अपकमिंग एग्जाम में इसी अलजेब्रा पर बेस्ड क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है। मेरा पर्पस यही है, एक ही पर्पस है कि जिन बच्चों का सिलेबस पूरा हो चुका है, जो प्रैक्टिस की वजह से मार खा रहे हैं, जिन्हें अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन नहीं मिलता, या मेरे भाई इतने सारे सवाल देख के बच्चा प्रैक्टिस ही नहीं करता, इतने कौन करेगा, लेकिन उसमें कुछ तो यूनिक सवाल होते हैं जो आपको करने चाहिए, तो वो मटेरियल रिसर्च करके मैं आप तक पहुंचाता हूं मेरे भाई। यही हमारा मकसद है कि आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट, ज्यादा ज्ञान मिल पाए और आप लेटेस्ट चीजों के साथ अपडेटेड रहे, और मैं इसमें पूरी तरीके से सफल हूं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए मेरे भाई। कोई डाउट हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे बताइएगा मेरे भाई। कोई और पेपर होगा तो हम उसको भी सबसे पहले यूट्यूब पे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चे, बाय।